गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सो देखते रहिए माय लाइफ स्टोरी। ये सब जंगलात वाले आ रखे हैं ताकि देखने के लिए जाए। वो बाघ ने गाय मार दी ना, तो इसी वजह से सो देखने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। तो गाइस, ये था मेरी सारी किताबें जिनको मैं बहुत मिस करती हूँ। पता क्या हुआ, जब पहले मैं दिल्ली में रही हूँ ज़िंदगी भर, पर हम ये थे कि 2 महीने में ना गांव आते थे। हर 2 महीने में, मतलब जो 2 महीने की छुट्टियाँ पड़ती थी हर साल, अगर मई जून में, तो हम गांव आते थे। और यहाँ थनूल में तो मैं 2-4 दिन रहती थी। बाकी पूरे मतलब 1.5 महीना लगा लो, मैं अपने वहाँ रहते थे पंचाली में। मेरे नानी का गाँव है वहाँ, क्योंकि वहाँ सब आते थे तो बहुत ही मज़ा आता था, तो हम वहीं रहते थे। और 1 हफ्ता या 2-4 दिन यहाँ रहते थे। और यहाँ भी घूम घाम के, यहाँ कोई रहता नहीं था तो इतना होता नहीं था। पंचाली में सब रहते थे तो वहाँ घूमते थे, तो इसलिए 2 महीने आते थे। तो मुझे गढ़वाली आती है इस वजह से, और सब कुछ मतलब थोड़ा बहुत पता भी है कि चल भी लेती हूँ आराम से। मतलब मेरे को ऐसा नहीं है कि दिल्ली में रही या ये वो, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ आते जाते रहते थे तो गाँव से जुड़े हुए थे। बस मेरे मम्मी पापा का ये था कि उन्हें गाँव में ही रहना है, तो इसलिए उन्होंने उस टाइम पे, तो उनके पास पैसा भी था, सब कुछ था, पर उन्होंने कहा कि बना के क्या करना दिल्ली में। तो नहीं बनाया उन्होंने। नजियाबाद में ले रखी है ज़मीन, क्योंकि वहाँ मेरी बुआ रहती थी, इसलिए उन्होंने उस टाइम पे वहाँ पे एक ज़मीन ले रखी है। बनाया नहीं है उसमें भी कुछ, मेरे लिए रखी है, ले रखी है। वो दिल्ली में भी बोल रहे थे लेने की, बट नहीं लिया उन्होंने। बोला छोड़ो, जब गांव में रहना है तो क्या करना, लड़की की तो वैसे भी शादी हो जानी है ना। तो उस टाइम पे कोरोना हो रहा था। मेरी मम्मी पहले गाँव नहीं रहती थी, मेरी दादी एक्सपायर हो गई थी 2018 में। तो मेरी मम्मी को तब गाँव में रहना पड़ा, क्योंकि दादी की गाय थी तो गायों को छोड़ नहीं सकते थे। तो इस वजह से मम्मी को गाँव में रहना पड़ा तब। तो उसके बाद में मम्मी से मिलने आती थी, तो मुझे तो चूल्हा जलाना आता नहीं था। तो पापा ने देखो उस टाइम पे मेरे लिए इंडक्शन रख दिया घर पे, कि इसको जलाना नहीं आता तो इंडक्शन रख दिया। जैसे मैं 2-4 दिन के लिए आती थी मम्मी से मिलने के लिए, तो इंडक्शन रख दिया कि अगर मैं चाय बनाऊंगी, चाय बनाना आता था मुझे और कुछ आता नहीं था, तो चाय बनाऊंगी तो मैं बनाती थी, क्योंकि हमारा अकेले का घर था उस टाइम पे, किसी का घर नहीं था यहाँ पे। तो जैसे कोई आता जाता था ना, मैं रोक लेती थी कि रुक जाओ, मैं चाय बनाती, ताकि किसी की शक्ल देखने को मिले, किसी से बात करने को मिले, क्योंकि अकेले का घर था ना, तो किसी को देखना भी बहुत मुश्किल होता था। तो इसलिए कोई आता था मैं रोक लेती थी और चाय बना के तब उनको पिलाती थी, थोड़ी बातें बातें करते थे, बैठते थे। सो ऐसी लाइफ थी हमारी, बहुत अच्छी लाइफ थी दिल्ली में हमारी, बहुत मस्त। मतलब मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है, मैंने जितनी की कभी कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बस जो है मेरे को, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं हुई यहाँ कभी भी। कभी मतलब कुछ भी, किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई, हर चीज़ मिली है मुझे मुँह पे, ठीक है, सब कुछ मिला है। और इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तो कुछ करियो मत, तो सब कुछ मिला। और जब मेरा करियर बनाने का टाइम आया ना, उस टाइम पे मेरी शादी हो गई, तो मेरा सब कुछ बिखर गया। तो क्या हुआ, जब मैं शादी, मतलब गांव आए थे हम कोरोना के टाइम पे, मैं मम्मी से मिलने आई थी। मैं आती रहती थी तो उस टाइम पे मम्मी से मिलने आई, लेकिन कोरोना हो गया तो आ नहीं पाए। फिर मई में मैं बड़ी मुश्किल से 2020 में मई में बड़ी मुश्किल से हम सब गाड़ी करके, मम्मी पापा नहीं आए थे, मम्मी और मैं, हम मतलब मेरे सारे और भी गाँव के जो भी हैं वो सब, हम गाड़ी बुक करके आए और यहाँ रहे। फिर क्या हुआ, मेरा रिश्ता कहीं और हो रखा था, बस वो लोग देखने नहीं आए थे, क्योंकि उनके घर पे कोई एक्सपायर हो रखा था, तो इस वजह से वो देखने नहीं आए। और मुझे ये लगा मेरी शादी वहीं होनी है। वो बाहर देश काम करते थे होटल में, ठीक है, तो मैंने सोचा मेरी शादी उन्हीं से होगी। मैं उनसे बात भी करती थी मैसेज में उनसे बात भी करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी शादी वहीं होनी है, बस वो देखने नहीं आए थे उनके घर वाले। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखने आएंगे। तो मेरा तो ये था कि मम्मी पापा ने जो मेरे लिए देखा ठीक है। बट क्या हुआ, बीच में तब तक हम गाँव आ रहे थे मम्मी और मैं, इनके पापा आ गए, ठीक है, जंगल के रास्ते, और उन्होंने बोला कि मतलब अपने लड़के के लिए। तो उस टाइम पे मुझे इतना कुछ था नहीं, मेरे को नहीं था, क्योंकि मुझे पता था मेरी शादी कहीं और होनी है। लेकिन यहाँ से अब लड़की का क्या होता है, एक तरफ से कोई देखने नहीं आएगा तो दूसरी तरफ से हाथ मांग के कोई ले ही जाता है। तो इस टाइप ऐसे करके तो दूसरे आ गए, मतलब इनके पापा आ गए, और उन्होंने मतलब बात की। फिर मेरे पापा आए घर। मेरे पापा ने बोला कि मतलब हम गांव ही आ जाता हूँ अब। मेरे पापा का रिटायरमेंट दिसंबर में होना था, तो पापा पहले ही लेके आ गए, क्योंकि वैसे भी क्या करते हैं वहाँ अकेले। फिर पापा ने बोला जब रिश्ते भी आ ही रहे हैं तो गांव में ही चलते हैं, तो वो जुलाई में ही रिटायरमेंट लेके आ गए, मतलब मई से शुरू कर दिया था, तो जुलाई में वो घर आ गए। फिर उसके बाद अगस्त में जन्माष्टमी के दिन इन लोगों ने देखने का प्लान बनाया। बस देखने का भी क्या, इन्होंने मतलब झूठ बोला। इन्होंने ये बोला हमसे कि हम महादेव कौथिक है ना, वहाँ जन्माष्टमी के उसमें वहाँ आएंगे, तो वहाँ से तुम्हारे घर भी आ जाएंगे देखने के लिए। लेकिन ये सब झूठ बोला, वो वहाँ कुछ गए ही नहीं, वो सीधा हमारे घर पे आए और देखने के लिए आए। हमने तो अंगूठी ले ही रखी थी। मेरे पापा तो उसी वक्त आए थे। मेरे पापा 14 दिन के क्वारंटाइन में भी थे बल्कि घर पे। और जैसे वो क्वारंटाइन खत्म हुआ, हमें तो मतलब मार्केट जाने का मौका भी नहीं मिला कि कुछ सामान ही लेके आ पाए। और उस वक्त हमने शुरुआत ही की थी, तब घर में ही बसना था। लेकिन मुझे घर में नहीं रखते वो, मेरे को तो शहर में ही रखते, क्योंकि मैं शहर में ही रही हूँ, मेरे को गाँव का कुछ नहीं आता। तो उन्होंने बस ये था कि हाँ अभी रिश्ता आ रखा है, तो इस वजह से उन्होंने उस वक्त मुझे घर पे रखा हुआ था 2-3 महीने के लिए, वरना मैं शहर में ही रहती, मैं घर में नहीं रहती, उन्हें पता मैं रह ही नहीं सकती। तो मम्मी पापा को तो रहना ही था, तब मैं अपनी मौसी के साथ रहती या वहीं कहीं रूम ले लेती और वहीं जॉब करती। बट क्या हुआ, तब तक ये आ गए। फिर उस दिन देखने के लिए आए। उस दिन वो नीचे ही आ गए जहाँ मैं तैयार हो रही थी, मेरे ससुर जी। और उन्होंने मतलब मुझे मैनिपुलेट किया, मतलब बातें बातें की कि हाँ मैं मना ना करूँ रिश्ते के लिए, ऐसे ऐसे करके, बहुत अच्छा है ये वो, कि मतलब करा सब कुछ बोला। तो मैं उस वक्त सच में बहुत बोली थी। उस वक्त मेरे में दिमाग ही नहीं था, ऐसे सच में नहीं था इन चीज़ों का। मैं बहुत बोली थी उस टाइम पे, सच कह रही हूँ। और अब मैं उस हिसाब से बहुत चेंज हो गई हूँ, अब नहीं हूँ मैं वैसी। अब मेरे को कोई ऐसे मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उस टाइम पे मैं बहुत थी, जिसने जैसा कहा हाँ ठीक है,
शरीफ थी बहुत, मतलब इतना कुछ था ही नहीं, ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि हमारी फैमिली में ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारी फैमिली सब मिलके ऐसे रहते हैं कि हाँ, जैसे पापा ऐसे हैं तो पापा भी काम करेंगे, मम्मी भी करेगी, दोनों मतलब मिलके अपना सब कुछ करते हैं, और कभी कोई बदतमीजी से बात नहीं करता, एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है लॉयल्टी। सो वहाँ से आए इनके घर वाले, ठीक है, तो उस दिन फिर ऊपर आए तो उन्होंने बोला मना मत करना ऐसा ऐसा करके, मतलब सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है तुम्हें, मतलब शहर में रहोगी, गांव में सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझसे कहा कि तुम गांव में बिल्कुल रहोगी ही नहीं, तुम यहाँ पे, उन्हें लगा कि मैं गांव में आ गई हूँ तो अभी गांव में रहेगी, लेकिन मेरे मम्मी पापा मुझे गाँव में नहीं रखते, मुझे शहर में ही रखते, तो वो उनकी गलत फहमी थी कि मैं गाँव में रहूँगी। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि गाँव में नहीं रहेगी, यहाँ इसकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, अभी तो इसका करियर शुरू हो रहा है, मतलब तो तुम वहाँ रहना, शादी करवा दो इसकी जल्दी से, और तब वहाँ रहेगी हमारे साथ शहर में आराम से अकेले में, वहीं रहेगी, बस घर नहीं है, घर बना देंगे, ऐसे कहा था। घर अभी है नहीं, घर तो बन जाएगा। सो सब कुछ है उसके अलावा हमारे पास, ऐसे मुझसे कहा उन्होंने, और कहा लड़का अच्छी जगह जॉब करता है, कोरोना में भी उसकी जॉब नहीं छूटी, ऐसे कहा। सब कुछ है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, और कोई ऐसा भी नहीं कि गाँव में रहना ही नहीं है। बस ये कहा था कि जैसे कभी दादी की तबीयत वगैरह खराब हो जाए तो 2-3 दिन के लिए घर में आना तो पड़ेगा, घर में 2-3 दिन के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कि यहाँ रहना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, शहर में ही रहना है, सब कुछ मिलेगा, किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है। सैलरी उन्होंने पूछने नहीं दी, उन्होंने कहा हाँ करना, ठीक है, तो मैंने हाँ बोला। उन्होंने लड़के को भी नहीं बुलाया घर पे, और जिद करके मुझे मैनिपुलेट किया कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूँ, तो मैंने हाँ कर दी उस टाइम पे। मैंने बस हाँ किया था कि रिश्ते के लिए हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता पक्का कर दो। उन्होंने क्या किया, मैंने हाँ बोला, उन्होंने अंगूठी पहना दी। अब मैं उस टाइम पे इतनी शरीफ थी ना, अब होती तो मैं वो अंगूठी निकाल के फेंक देती, मतलब निकाल देती, मैं बोलती नहीं, फेंकती तो नहीं, पर ये थी निकाल देती कि नहीं, मैं ऐसे नहीं कर सकती, लड़के को बुलाओ, पहले पूरी चीज़ की जानकारी हो, सब कुछ तब। लेकिन उस टाइम पे मेरे को बिल्कुल भी नहीं था, बस जिसने जैसा कहा भरोसा कर लिया, मम्मी पापा ने भी उन पर भरोसा कर लिया, और उन्होंने अंगूठी पहनाई। फिर मैंने कुछ बोल ही नहीं पाई, मैंने कहा ठीक है चलो हो गया रिश्ता तो ठीक है। फिर उन्होंने कहा लड़के को अक्टूबर में घर बुलाएंगे, और शादी के लिए हमने पक्का मना किया था कि इस साल हम लड़की नहीं देंगे, फिर भी उन्होंने जिद करी, और अक्टूबर में बोला कि लड़की मिलवाएंगे लड़के से, नहीं मिलवाया, झूठ बोला, लड़के से नहीं मिलवाया, ठीक है, और सैलरी पूछने ही नहीं दी। और फिर सितंबर में मेरी ननद का, सितंबर में मेरी ननद का रिश्ता भी तय हो गया, मेरे से मेरे से पहले उसका कोई रिश्ता ही नहीं हो रहा था, मतलब वो बहुत छांट के कर रहे थे, और हमें ये चीज़ पता नहीं थी, हमने तो छांट के किया ही नहीं, हमने तो जैसा हमने सोचा गाँव के लोग अच्छे होते हैं, तो सब जगह ऐसे ही पूछा और भरोसा कर लिया, बस शादी कर ली। उन्होंने दिसंबर में जिद करी कि शादी करो, फिर ठीक है। उस टाइम पे मेरे पापा रिटायर होकर आए, तो उन्होंने यहाँ पे घर भी बनाया, जो रिटायर के पैसे में, प्राइवेट ही जॉब थी उनकी, उन्होंने घर भी बनाया उस टाइम पे। इतने पैसे जो सेव, रिटायर के पैसों से तो इतना नहीं हो पाता, फिर उन्होंने जो पैसे सेव किए होंगे उससे घर भी बनाया ये पूरा, ठीक है, जितना है, जितना उनसे हो पाया, ये तो पूरा टूटा हुआ था, तो थोड़ा बहुत बनाया, टॉयलेट वगैरह, वॉशरूम, लेटरिन, बाथरूम सब बनाया, घर को सही किया, पानी लाए यहाँ पे, ठीक है, पानी भी नहीं आता था। और फिर उस टाइम पे 50 पे सोना जा रहा था, उस टाइम पे ही मेरे सारे गहने बने हैं, उससे पहले मेरा कुछ नहीं बना हुआ था, तो मेरे पापा ने बनाया उस टाइम पे ही, और उसी टाइम पे मेरी शादी भी कराई दिसंबर में, पूरे धूमधाम से अच्छे से। दिसंबर में मेरी शादी हो गई, तो उन्होंने सोचा, मतलब उन्होंने हमसे कहा कि दहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ये वो है ना, बात ही नहीं की इस चीज़ की, तो और लड़के से भी नहीं मिलवाया। फिर अक्टूबर में मैं ज़बरदस्ती मिली थी, मतलब उन्होंने मिला था, तो मैंने भी कहा भाई मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल को बोले कि लड़की ऐसी वैसी, तो मैंने इनको पहली बार देखा था कि ये कितने लंबे, अगर ये उस दिन हमारे घर पर आ जाते तो मैं रिश्ते के लिए मना कर देती, साफ मना कर देती, लेकिन हमने देखा नहीं थे लड़के ऐसे, है ना, पूरा हाइट में नहीं देखा था हमने उन्हें, ये इतने लंबे हैं, ऐसे हैं। फिर मतलब ऐसे शादी हो गई, फिर तब मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर शादी, मेरे पापा ने अक्टूबर में, मुझे लगा था थोड़ा अजीब, तो उस टाइम पे पापा ने बोला कि अगर तुझे नहीं पसंद तो मना कर दे। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, मैं ऐसी थी कि घर वालों की इज्जत खराब हो जाएगी। उस टाइम पे मेरे को बहुत शरीफ थी यार, सच में मैं बहुत गुस्सा आता मुझे अपने आप पे कि मैं इतनी शरीफ क्यों थी। मैंने बोला कि नहीं, अब लहंगा ले लिया है, सारा सामान ले लिया है, कितनी बेइज्जती की बात होगी। अगर अपने घर पे होती ना उस टाइम पे तो मना कर देती, लेकिन मैं मौसी और के घर पे थी। मैंने कहा मौसा जी क्या बोलेंगे, कैसी लड़की है, हैं, यहाँ पे आई और शादी की शॉपिंग की और अब शादी के लिए मना कर दी, मतलब पता नहीं कैसे कैसे उंगली उठाएंगे। मुझे उस वक्त उस टाइम पे लोगों की बहुत पड़ी रहती थी। अगर अब होती तो अब मैं बोलती भाड़ में जाए लोग, पहले मेरी लाइफ है। उस टाइम पे मुझे लोगों की बहुत पड़ी रहती थी और मैंने शादी कर ली। अब ये मेरा नसीब है, मेरा नसीब यही था। मतलब मेरे साथ बुरा क्या हुआ, मैं दिल्ली में पली बड़ी, चाहे मैं सरकारी स्कूल में पढ़ी हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में पली बड़ी। उनसे तो मैंने अच्छा ही किया था, अपना ITI किया, बहुत अच्छी पढ़ाई की थी उनके हिसाब से। इंग्लिश भी मुझे इतनी आती थी कि मैं इंटरव्यू दे सकूँ, ठीक है। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया था, मैं पास भी हुई थी। मैंने जानबूझ के जॉब नहीं की क्योंकि मेरा वो करियर था ही नहीं, मैं प्राइवेट जॉब चाहती ही नहीं थी। मैंने साथ ही में मना किया था यहाँ भी कि मुझे प्राइवेट जॉब नहीं करनी, मैं करूँगी ही नहीं, मेरा था। अब उन्होंने शादी की जिद की, वो हमारे पीछे पड़े, फिर शादी कर ली हमने, ठीक है। उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं। सबसे पहला धोखा, लड़का अच्छी कंपनी में जॉब करता है, कहीं नहीं। उनकी जॉब वहाँ हरियाणा में, कोंडली में, हरियाणा में, मतलब दिल्ली के नरेला बॉर्डर पार्क, वहाँ उनकी जॉब थी, दिल्ली में नहीं थी, वहाँ का ग्रेड कम है, तो वहाँ उनकी 12,000 के करीब रही होगी। उनकी कट कुटा के मतलब 9,500 रुपये सैलरी आती थी, सिर्फ 9,500। और रहते कहाँ थे वो, 5,000 रुपये का फ्लैट ले रखा है किराए पे, उस पे रहते हैं। मतलब तुम्हारी 9,500 रुपये सैलरी है और तुम 5,000 का रूम रेंट दे रहे हो, और 100 रुपये उसके, उस वक्त बिजली का बिल फ्री था दिल्ली में, तो 100 रुपये पानी का, 5100 रुपये तुम रेंट दे रहे हो, ठीक है। तुमने ये, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं शादी करके वहाँ गई, मैं पहले यहाँ रही, तो यहाँ तो बहुत कुछ हुआ, वो मैं अभी बताना नहीं चाहती।
लेकिन उसके बाद मुझे मतलब यहाँ अपना एक जो फिक्स मेरा रूम होता है ना वो तक नहीं मिला कि मैं कल को जाऊँ वहाँ पे तो उसको मैं ताला लगा के मैं उसको खोलूँ कि ये मेरा रूम है, इसमें मेरा सामान है। ऐसा मुझे अपना फिक्स रूम तक नहीं मिला अभी तक। है वो पूरा घर, ऐसा नहीं है, मैंने घर दिखाया है, ससुराल का होम टूर करवाया आपको, पूरा घर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरा अपना एक रूम हो। जैसे मेरी भाभीियों का है, आज तक भी वो शहर में ही रहती हैं, लेकिन जब भी घर आती हैं, जितनी भी भाभियाँ हैं मेरे ननियाल में देखना, जितनी भी भाभियाँ हैं वो जब भी आएंगी उनका अपना रूम है, वो उसी रूम में रहेंगी, चाहे कितने मेहमान आ जाए। बाकी वो नीचे बरामदा है, हॉल है, वहाँ रहते हैं, लेकिन भाभियाँ अपने रूम में रहेंगी। हाँ, अगर ज़्यादा लोग हो गए तो वो भाभी के साथ रह सकते हैं, लेकिन भाभियाँ अपने रूम में ही रहती है, अपने अपने रूम में। उनको सबको अपने अपना दे रखा है, उनका अपना सामान है, सब कुछ। मेरा अभी तक वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। कहने को वो मेरा है कि पूरा घर मेरा है, लेकिन कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद शादी करके फिर उसके बाद मैं दिल्ली चली गई। किसी की इच्छा नहीं थी मैं जाऊँ, लेकिन किसी ने मेरे से बोला भी नहीं कि रुको, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही बोला था गाँव में रहना ही नहीं है। तो मुझे वहाँ जाके पता चला इनकी सैलरी सिर्फ 9,500, उसमें से 5,000 रुपये कमरा, ठीक है। दूसरा धोखा मेरे साथ ये हुआ कि इनके पास इतनी सी भी सेविंग नहीं थी, इनका पीएफ का 1 रुपये भी नहीं था, बिल्कुल भी। जिसे कहते हैं ना, इनके अकाउंट में कुछ नहीं था। मेरी शादी से पहले ही ये सारा पैसा निकाल चुके थे, थोड़ा थोड़ा करके। इनके पास कुछ नहीं था। मैं जब गई मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, है धोखे से शादी हो गई, कुछ नहीं था, मतलब पीएफ का कुछ नहीं। जिसे कहते हैं ना कि सेविंग हो थोड़ी बहुत, कुछ नहीं। मैंने सोचा, मुझे सच में, मैं भगवान कसम कह रही, मुझे ऐसा लगा, जिस हिसाब से इन्होंने मुझे बताया ना, मुझे ऐसा लगा इनकी 40,000 रुपये मिनिमम सैलरी तो होगी, अच्छी कंपनी में है। और मतलब बस ये है कि घर नहीं बन रखा, वो बना लेंगे, कल को खरीद लेंगे। मेरे भी कई भाई ऐसे हैं जिनका मतलब सेविंग वगैरह सब कुछ है, मतलब घर नहीं बना हुआ तो कल को बना लेंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने ऐसे करके शादी कर ली, हाँ कर दी थी, ठीक है। और मुझे ये था कि गाँव में तो रहना नहीं है, क्योंकि गाँव का तो मैंने साफ मना किया था। शहर में सब कुछ होगा, मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी, मैं अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी, वो हो जाएगा। मेरा अपना एक अलग करियर था तो वो हो जाएगा, सब कुछ मतलब मेरे को कोई रोक टोक नहीं होगी, मैं अपना आराम से कर सकूँगी। लेकिन शादी के बाद ऐसा कुछ नहीं होता, सब चेंज। जब वहाँ गए, एक छोटी सी खाट है, मैंने दिखा रखी है आपको हरिद्वार में, वो खाट है उनके पास, एक खाट। उस खाट के अलावा उनके पास अपने बिस्तर तक अपने नहीं थे, चादर तक उनके छोटे भाई की, जब देखो वो आ जाते थे वहाँ पे कि ये चादर तो मेरी है। एक दिन उनकी बुआ आई, इसको तो ये चटाई भी मैंने दे रखी है, ये सिलेंडर भी मेरे नाम का है, इनका तो कुछ भी नहीं है। तो उस टाइम पर मुझे बहुत अजीब लगा कि मैं नई नई बहू आई हूँ, इनके पास मतलब खुद का कुछ भी नहीं है, सब कुछ या तो इनकी बुआ का या फिर इनके छोटे भाई का, इनका खुद का कुछ नहीं है। मतलब मुझे बहुत अजीब लगा, फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है। सिलेंडर इनकी बुआ का था, ठीक है। ये बिस्तर वगैरह इनके भाई के थे, इनका सिर्फ एक था जो है, वो खाट थी इनकी, वो 500 रुपये की वो खाट थी बस वहाँ पे, और कुछ नहीं था। फिर मैं तो एकदम हैरान, बर्तन भी कैसे, सिर्फ 2 जनों के बर्तन थे, इनकी बहन और ये रहे थे 8 महीने साथ में, तो उसी चीज़ के थे बस। वो दो जनों के बर्तन थे, थोड़े बहुत ही। ऐसा नहीं कि अगर कल को कोई मेहमान आ जाए तो किस चीज़ में खिलाएंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था। फ्रिज नहीं था, मैं तो बिना फ्रिज के कभी रही नहीं। फ्रिज नहीं था, कूलर छोटा वाला, बड़ा वाला भी नहीं, एक जने का जो कूलर होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं। सैलरी के लिए पता है, जब उनकी मकान मालिक मेरे पास किराया लेने आई ना, मैंने उनसे वो मेरे से बोल रहे हैं बोले इनकी कितनी सैलरी है। मैंने उन्हें कहा 9,500। मैंने उन्हें 9,500 नहीं 10,000 बोला। हाँ, मैंने 11 तक बोला था। आती 9,500 रुपये के हाथ में, मैंने 11,000 बोला ना। वो कह रही मुझे तो लगा 25,000 रुपये की फ्लैट में रह रहे हैं तो 25,000 सैलरी तो होगी ही। लेकिन भाई साहब, मैं तो खुद हिल गई। मैंने कहा तुम फ्लैट में रह रहे हो, 5100 5,000 रुपये से ऊपर का तुम रूम रेंट दे रहे हो, और 9,500 रुपये सैलरी, उसमें से तुम्हें अभी सिलेंडर भी लेना होता है, और अब तुम्हारी शादी हो गई। सोचो अगर हमारे उसी टाइम पे बच्चे हो जाते, ये क्या खिलाते? कुछ नहीं, नथिंग। मतलब कल को कोई बीमारी लग गई, वो तो लगी नहीं है, क्या करोगे? कुछ नहीं। वो मेरे भरोसे कि मैं आऊँ और जॉब करूँ। मैंने तो जॉब के लिए पहले ही मना किया था, मैंने प्राइवेट जॉब साफ मना की थी उस टाइम पे। मैं अपना करियर बना रही थी, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया। मैं तो सरकारी जॉब की तैयारी कर रही थी, पूरा खत्म, मैं कुछ नहीं कर पाई। मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ, जब मैं दिल्ली गई ना इनके साथ, 2 महीने का, दिसंबर में ये पूरा महीना गाँव में रहे, लास्ट में गए 23-24 को, 23 तारीख को हम दिल्ली गए, तो पूरा महीना गाँव में लगा लो, एक हफ्ता ही तो गए ऑफिस। तो दिसंबर के महीने की जो सैलरी कटी, और जनवरी में जॉब की, तो फरवरी में इनकी पहली सैलरी आई। तो दिसंबर और जनवरी, इसका किराया तक नहीं था इनके पास देने के लिए कि इसका किराया दे दें कमरे का। तो 5 और 5 10 और 100 रुपये, वो मतलब 10,000 लगा लो, 10,000 से थोड़ा सा ऊपर। ये हमने, जो मुझे दान में पैसे मिले थे और थोड़ा बहुत उन्हें मिले थे, तो उन पैसों से हमने वो किराया दिया 2 महीने का, और राशन पानी भी उसी पैसों से हुआ। इनके पास 1 रुपये की भी शेविंग नहीं थी। इतना बड़ा धोखा कोई किसी लड़की के साथ कैसे कर सकता है यार? ठीक है, मैंने अपने घर पे कुछ नहीं बताया कि ऐसा है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, अपने घर पे मैंने बोला ही नहीं। मेरे को, मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, परिवार अच्छा होना चाहिए, लड़का अच्छा होना चाहिए मेरे साथ। लेकिन और मेरे ससुर जी, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन थोड़ा बहुत बोलूँगी, वो भी इसलिए बताती हूँ अभी। वो मेरे से डेली बात करते थे, ठीक है, मैंने कहा ठीक है बात करते हैं, डेली पूछते थे बात करके। मेरे को पढ़ाई का कहाँ टाइम मिलता, मेरे को उस टाइम पे खाना बनाना नहीं आता था, ना मुझे किसी ने सिखाया। ससुराल में भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सब कुक है, करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने साफ कहा था मुझे कुछ नहीं आता, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहाँ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारे यहाँ बहुत कुक है, ऐसे कहा, ठीक है। गई मैं वहाँ, मैंने खुद यूट्यूब पे देखती थी, रात को सुबह बनाती थी। उस टाइम पे मुझे 1-2 घंटे लग जाते थे 2 जनों का खाना बनाने में भी। तो मैं 7 बजे उठ जाती थी, 9:30 बजे ही जाते थे, 9 बजे तक मैंने पूरा खिला पिला के एक तरफ कर देती थी, ठीक है।
सुबह भी दूध देती थी, शाम को भी दूध देती थी, यहाँ तक कि ये मुझे दूध नहीं पीने देते थे उस टाइम पे। ऐसे थे ये कि ये क्यों पी रही है। तो मैंने ये बात इनकी बुआ से कही थी, बुआ ये मेरे को नहीं पीने देते शाम को। और मेरे को तो अपने घर पे दूध क्या हॉर्लिक्स डाल के दूध पीने की आदत थी डेली, गर्मियों में भी। अब वहाँ मेरे को ऐसा मिला कि मेरे को ही नहीं खाने पीने दिया जा रहा, तो मुझे अजीब लगा था। तो फिर मैंने इनकी बुआ से बोला, मैं उस टाइम पे ना इनकी बुआ, छोटी बुआ है, उनको ही अपनी सास मानती थी, क्योंकि मेरी सास नहीं थी। तो मैं सब कुछ उनसे शेयर करती थी। मैं अपने घर पे कुछ नहीं बताती थी, कुछ भी नहीं। मेरे घर वालों को कभी पता नहीं लगा कि मेरा क्या दुख था। मैंने अपने घर पे तब बताना स्टार्ट किया जब इन्होंने मेरे घर वालों से मेरी बुराई करनी शुरू कर दी, बल्कि मेरे मोहल्ले में सब जगह जहाँ देखो मेरी बुराई करनी शुरू कर दी कि ये वैसी वैसी। तो मेरे घर वालों से मुझे सुनने को मिला कि तेरे बारे में तो बहुत बुरी बुरी बातें बोली जा रही हैं। तब मैंने अपने घर पे बताना शुरू किया, उससे पहले मैंने अपने घर पे कुछ नहीं बताया था। और अगर ये नहीं बोलते ना मेरे बारे में कुछ गलत, बिना बात के झूठ झूठ अफवाहें नहीं फैलाते, तो मैं भी किसी को नहीं बताती अपने घर में। आज तक पता ही नहीं लगता। अभी भी मैं मतलब मेन जो बातें होती है वही, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ है तो बोलती हूँ, वरना अपने घर पे मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। अभी बहुत कुछ ऐसी बातें मैंने अपने घर पे बताई नहीं है। सो ऐसा हुआ। तो 2 महीने का सोचो वो किराया हमने उसमें से दिया, दान के पैसों से। इनके पास कुछ नहीं था। मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ कि पैसा तो तुम्हारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है, और बताया गया कि सब कुछ है। दूसरा धोखा पढ़ाई, तीसरा धोखा पढ़ाई का, कि ये इन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है। मैंने कहा ठीक है ग्रेजुएशन कर रखी है, अब पोस्ट ग्रेजुएशन हर कोई नहीं करता, ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। शादी के बाद पता चला ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, सिर्फ 12वीं पास है, वो भी लुढ़क के 37%। मतलब 12वीं भी बहुत मुश्किल से पास है गांव में, और आता उन्हें कुछ नहीं। उन्हें आज तक पीएम और सीएम में फ़र्क नहीं पता कि पीएम कौन होता है, सीएम कौन होता है। मैं ये उनकी बुराई नहीं कर रही, मैं बता रही हूँ मेरे साथ किस तरह से धोखा हुआ। तो ऐसे करके ये हुआ, ठीक है। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। फिर क्या, सुबह ऐसे ही 9 बज जाते थे काम करते। फिर मैं घर का काम मेरे को आता कहाँ था उस वक्त। मैं तो झाड़ू पोछा भी कभी नहीं किया अपने घर पे ऐसे ढंग से, और झाड़ू तो फिर भी गांव में लगाया होगा, पोछा वगैरह ऐसा कुछ वो नहीं था। फिर क्या बोलते हैं, कपड़े वगैरह, मैं तो अपने कपड़े तक नहीं धोती थी खुद से, मेरी मम्मी धोती थी मेरे कपड़े। वहाँ जाके मैंने कपड़े वगैरह धोए, मतलब धोती थी। मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात थी। तो जिसने सोचा कुछ ना किया उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। तो फिर मैं वो सब करती थी। मेरे को 10 बज जाते थे, 10 साढ़े 10 बज जाते थे। फिर 11 बजे तक इनकी बुआ के घर जाना होता था, वहाँ जाते थे, क्योंकि इनकी बहन की शादी थी मेरे बाद अप्रैल में, तो वहाँ जाते थे। फिर थोड़ा बहुत उसमें पूरा टाइम मतलब ऐसे लग जाता था थोड़ा टाइम। फिर शाम को भी फिर इनके पापा का फ़ोन आता था दिन में, तो वो भी डेली बात करते थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अभी तो दिसंबर में मेरी शादी हुई, जनवरी में, ठीक है। जनवरी में रहे हम, 20 जनवरी तक हमारी बातचीत हुई। 21 तारीख को मैंने अपना चूड़ा बढ़ाने की रस्म की, ठीक है। तो चूड़ा बढ़ाया मैंने, 40 दिन तक पहना पूरा, ऑलमोस्ट 40 दिन हो गए होंगे, हाँ। तो मैंने 21 तारीख को हम ना पीर बाबा पे गए थे, तो ये वहाँ जा रहे थे पीर बाबा पे चद्दर चढ़ाने। तो मैंने कहा ठीक है, तो ये उतारते हैं, मतलब बढ़ाते हैं। तो मैंने चूड़ा अपना वो करा उस दिन, इसलिए मैं वहाँ पे गई थी। उस दिन मेरा फ़ोन इनके जेब में था, और इनका फ़ोन भी इनके पास था, ठीक है। तो मेरा फ़ोन साइलेंट पे भी था, और इनके पास वो वाइब्रेशन होती है ना, तो वाइब्रेट कर रहा होगा फ़ोन, आ रहा होगा ससुर जी का फ़ोन। जिस दिन इनकी छुट्टी रहती थी उस दिन नहीं आता था उनका फ़ोन, बाकी उनका फ़ोन डेली आता था। लेकिन उस दिन ससुर जी को पता नहीं था कि इनकी छुट्टी है, फ़ोन इनकी जेब में था। उन्होंने फ़ोन पे फ़ोन किए, मैंने इनको कहा भी था आपका फ़ोन में वाइब्रेट हो रहा है, देख लो किसका फ़ोन है। इन्होंने कहा छोड़ो, रास्ते में फ़ोन नहीं उठाना, कोई चोरी कर लेगा, कुछ कर लेगा, छोड़ो, फिर घर जाके देखेंगे। तो शाम को हम घर पे पहुँचे, वही 3-4 बजे। उसके बाद मैंने देखा ससुर जी का फ़ोन था, तो मैंने उनको फ़ोन करने की कोशिश की, उनका फ़ोन नहीं लगा। और फिर मैंने बुआ को बताया, छोटी बुआ सास को, बुआ उनका फ़ोन नहीं लग रहा, क्या हुआ होगा, वो गुस्सा तो नहीं होगा, क्या हुआ। मैंने बुआ को बताया, बुआ ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो वो ऐसे ही है, होने दो। फिर ऐसे करके अगले दिन भी मैंने फ़ोन लगाया, तो अगले दिन लगा था। ये दो दिन तक तो ऐसे ही हुआ कि फ़ोन लगा नहीं, या फिर नेटवर्क नहीं आया, और फिर जब लगा तो उन्होंने उठाया नहीं उस टाइम पे। तो मैंने बुआ से बोला, मैंने कहा बुआ 2 दिन हो गए, मैंने कहा बुआ फ़ोन नहीं लग रहा। मैंने कहा आपकी बात हो रही है, उन्होंने कहा छोड़ो रहने दो, वो ऐसे ही है, मान जाते हैं बाद में, थोड़ा ऐसे गुस्सा हो गए होंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर तीसरे दिन भी ऐसी मैंने कॉल करने की कोशिश की, कॉल लगी। फिर बुआ ने कहा छोड़ो वो गुस्सा हो जाते हैं। मैंने कहा ठीक है गुस्सा हो जाते हैं, फिर बात क्यों नहीं कर रहे। फिर बस यही था, इतने से मेरे को आज तक समझ नहीं आया। उसके बाद मैंने बहुत कॉल की, मैसेज किए। मेरी बहन ने बोला तेरे तो ससुर जी हैं, तू उनसे बात करके, भाई तेरे साथ धोखा हुआ है, क्यों किया तुमने ऐसा। मैं सब उनसे बात करने की कितनी कोशिश की, उन्होंने मुझे मैसेज में ब्लॉक, हर जगह ब्लॉक कर दिया, ताकि मैं उनसे बात ही ना कर पाऊँ, ठीक है। बस फिर भी मैं अपनी ननद की शादी तक चुप रही। मैंने कहा उसकी शादी है, किसी लड़की की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। उसकी लास्ट होली थी, इसलिए मैं उस टाइम पे, मेरी बहनें मुझे बुला रही थी, हमारे मायके में जाना होता है ना, तो मम्मी पापा तो गाँव आ गए थे तब। मेरे साथ गलती यही हुई कि मेरे मम्मी पापा गाँव में रहने लग गए मेरी शादी के बाद, ठीक है। तो इसलिए मेरे पीछे से सपोर्ट नहीं हो गया, सपोर्ट नहीं था जो होना चाहिए। तो इस वजह से मैं दबती गई। सो मैं उस टाइम पे अपनी ननद की लास्ट होली थी, इसलिए मैं वहाँ नहीं गई कि उसकी लास्ट होली है, इनके साथ होना चाहिए, ठीक है। ये बड़े भाई हैं, इनके साथ मनानी चाहिए, इसलिए मैं अपने मायके जाना मैंने कैंसिल किया। फिर उसकी शादी थी, इसलिए मैं तब तक चुप रही। मैंने कहा उसकी शादी तक मैं चुप रहूँगी, मैंने कुछ नहीं बोला। ससुर जी आए भी थे वहाँ, लेकिन मैं चुप रही, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कोई हंगामा नहीं किया। फिर उसके बाद जब शादी हो गई, उसके बाद मेरे से सबने ही बात करनी बंद कर दी, धीरे धीरे करके। मुझे तो समझ में नहीं आया मेरी गलती क्या थी। ना मेरी ननद ने मेरे से बात की, ना उन्होंने भी कहा कि मैं सामने से तुम्हें फ़ोन करूँ। मैं तुम्हें सामने से बार बार फ़ोन करूँ, मतलब मैं कुछ नहीं हूँ। चलो ससुर जी मेरे से बड़े हैं, मैं उन्हें फ़ोन करूँगी। मैंने उन्हें सब हर तरह से बोलने की कोशिश की कि मेरी गलती क्या है, लेकिन मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। मेरे को अपने मायके तक नहीं जाने दिया गया। 8 महीने हो गए शादी के, मैं मायके नहीं गई। फिर मैंने छोटी बुआ से बोला, बुआ मायके तो जाना ही चाहिए ना, ऐसा भी क्या है कि मैं अपने मायके वालों की शक्ल तक ना देख सकूँ। फिर अगस्त में जिद करके
तब मैंने कहा जाना है, ठीक है, क्योंकि इनकी बहन की शादी अप्रैल में हुई, वो जून या जुलाई में वो आ गई थी यहाँ अपने घर, ठीक है, वो आई, पर मेरे घर नहीं आई, वो वहीं आए और इन्हें भी वहीं बुलाया, मुझे तो कुछ बोला ही नहीं, मेरे से नहीं मिला कोई, ठीक है। मैंने कहा मेरे को नहीं बताया, कोई बात नहीं। और मैं पता है क्या, ये गरीब थे, मैं गरीब नहीं थी, ये गरीब थे, ठीक है। मैंने कहा मैं भी वैसी, इनके घर पे कुछ नहीं था। मैंने कहा यार दामाद जी आएंगे, मैं क्या करके मैं बड़ी सी ट्रे लेके आई प्लास्टिक की अपने पैसों से खरीद के। उसका जब लास्ट बर्थडे था ना शादी से पहले का, तो उसमें मैं इन्होंने कुछ नहीं लिया। मैंने कहा यार हमारे यहाँ तो सबको गिफ्ट दिया जाता है, तो मैं अपने पैसों पे, उस दिन मेरा व्रत था, मैंने नरेला देखा भी नहीं, अकेले घूमी, उसके लिए गिफ्ट लेके आई, ठीक है। बुआ सास की भी जब एनिवर्सरी थी उनके लिए भी लेके आई। और जब उसकी शादी हो गई तो उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अब मैं प्लेट लेके आई, ठीक है, बड़ी सी कप लेके आई पूरा उनके लिए, कि वो आएंगे तो हमारी इज्जत रहनी चाहिए, कि वो तो बड़े घर के लोग हैं, बड़े घर में शादी हुई है, बड़े घर के लोग हैं, तो उनके लिए इज्जत होनी चाहिए, है ना। तो ये सब लेके आई, लेकिन वो हमारे घर पे आए ही नहीं, बुआ और के घर पे आए ना। बुआ ने बोला मुझे कि तू यहाँ पे आ, इनको बुलाया चुपके से, और उस दिन मैं 7 बजे ये घर पे आ जाता है, मैं इनका इंतजार करती रही, इन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि ये वहाँ गए हैं। एक बार मुझे बता देते, पता है 9:30 बजे तक मैं इतना डर गई, मैंने कहा कहाँ गए होंगे, क्या हुआ होगा। मैंने डर के मारे बुआ को भी फ़ोन नहीं किया, कि मुझे क्या पता था वो वहीं है बुआ के घर पे, अपनी बहन से मिलने गए हैं, मुझे नहीं पता था। और बस इतने में ही, और इन्होंने क्या किया, वहाँ से आए ये घर पे, ठीक है। मैंने कहा कहाँ थे आप, मैं डर गई, कहाँ गए, क्या हुआ। कह रहे मैं वहाँ था, खा पी के आया हूँ। तुम वहाँ गए थे तो मुझे बता तो देते कम से कम, मुझे बताया तक नहीं। मैं पता इतना डर गई थी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई साहब। फिर ये आए वहाँ से, इनकी बहन की और इनकी पता नहीं क्या बात हुई, उन्होंने बोला होगा कि मतलब मैं तो अपने पति का एक बार फ़ोन ही छेड़ा था या पता नहीं क्या छेड़ा था, तो उन्होंने फेंक दिया था कि मेरा उसमें हाथ कैसे लगा दिया। तो ये चीज़ इन्होंने, इनकी बहन ने इनको बताई, और इन्होंने मेरे साथ वो हरकत की, मतलब मेरे से लड़ाई की आते ही, कि मेरे फ़ोन को आज के बाद हाथ मत लगा दियो तुम। मेरी बहन का पति भी ऐसे ही करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे करके मेरे को हाथ नहीं लगाने दिया था। और जबकि इनमें और इनके दामाद में, मतलब हमारे मेरी ननद के पति में बहुत फ़र्क है, वो शरीफ है, वो किसी लड़की की तरफ देखते भी नहीं है। और इनका अगर मैं फ़ोन चेक करती हूँ तो उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, मेरे पास सबूत है हर चीज़ का, इसीलिए मैं इनका फ़ोन चेक करती हूँ। मैं कुछ भी गलत शक नहीं कर रही, मैंने शक नहीं किया पहले से, यही मेरी गलती थी, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मेरे पास हर चीज़ का, हाँ, सबके खिलाफ सबूत है अभी तक, चाहे कोई मेरे को कुछ भी कर दे, लेकिन मेरे पास सबूत अभी भी है, और वो सबूत हमेशा रहेंगे। तो मैं बिना बात के किसी पे शक नहीं करती, कुछ नहीं करती, ना किसी का फ़ोन चेक करती, ना मुझे इस चीज़ की है। बस मेरा ये था ना, मैंने इनको कभी इनकी बहन से बात करने को मना किया, इन्होंने मुझे बुरा बनाया, ये खुद नहीं करना चाहते थे तो मुझे बुरा बनाया। मेरा सीधा सा ये था कि तुम बात करो, जिस मर्जी से बात करो, लेकिन आके अपने कान के कच्चे मत बनो, यानी कि किसी के बहकावे में आकर आके मुझसे लड़ाई मत करो। तुम दूसरों से बात करते हो, आते हो, मुझसे लड़ाई करते हो, मुझ पर हाथ उठाते हो या कुछ भी करते हो, तो इससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। सो यही सब चलता रहा दिल्ली में। फिर ये पता है कि आपने वहाँ की बुराई करते रहते थे कंपनी की, कि मेरी कंपनी ऐसी है वैसी है, बेकार है, वहाँ के ना जहाँ थे दिल्ली में तो नहीं थे, हरियाणा में थे। सो बहुत बुराई करते थे। मैं उस वक्त बहुत शरीफ थी, मैंने कहा यार पता नहीं कैसे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, है ना, बेचारे बहुत परेशान है। मैंने इनसे कहा या तो नोएडा में जॉब कर लो, वहाँ तो मैं भी कर लूँगी, अब करनी पड़ेगी मजबूरी में। मैंने कहा वहाँ कर लो जॉब, ठीक है। सो इन्होंने कहा देखते हैं। फिर मैंने कहा, एक बार हरिद्वार की बात निकली, पता नहीं कैसे निकली, मुझे भी नहीं इतना याद, कह रहे हरिद्वार में, ठीक है। मैंने कहा मेरी भाभी और रहते हैं, चाहे तो वहाँ लगा, मुझे सब सच में भगवान कसम मुझे नहीं पता था कि हरिद्वार सेकंड सेक्टर है, यहाँ सब फैक्ट्रियाँ, यहाँ माल बनता है, मुझे नहीं पता था। मैं कभी आई नहीं हूँ, मैं कभी हरिद्वार आने का मेरा सपना हुआ करता था, लेकिन मैं कभी नहीं आई, मेरा बहुत मन था हरिद्वार आने का, मैं कभी नहीं आई, तो इसलिए मुझे नहीं पता था सच में। मुझे दिल्ली के बारे में पता था, हरिद्वार का मुझे कुछ नहीं पता था। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इन सब का मुझे सब पता था, लेकिन हरिद्वार का नहीं। सो ठीक है, इन्होंने कहा कि हरिद्वार में करते हैं, तो एक बार इनकी बुआ ने बोला था अगर तुम्हें वहाँ सही लगता है तो वहाँ चले जाओ, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जब मैं उसके बाद अगस्त में गाँव आई, फिर 5 दिन मैं ससुराल में रही। वहाँ क्या हुआ, जितने दिन मैं वहाँ रही मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह ख़राब रही, मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। जैसे ही मैं वहाँ से अपने मायके आई, मेरी तबीयत एकदम ठीक, मैं एकदम ठीक हो गई। मैंने कहा चमत्कार कैसे हो गया, ठीक है। वहाँ इन्होंने मेरा इलाज नहीं कराया था, मैंने कहा मैंने मायके में जाके मैं इलाज करवाऊंगी, तो इसलिए मैं मायके आई, देखा तो यहाँ के ठीक हो गई, इलाज क्या करवाते। फिर हमारे में गढ़वाली में छाया पूजी जाती है, तो मेरी छाया पूजी, ठीक है। तो छाया पूजा ये सब किया। जैसी छाया पूजी, तब तक छाया माता मेरी रक्षा कर रही थी, जैसी छाया पूजी उसके बाद शादी के टाइम पे इनके यहाँ का कोई भूत लगा हुआ था मेरे पे। सो भूत लगा हुआ था तो वो बाहर आ गया। 15 दिन मैं यहाँ मायके में पड़ी रही, 15 दिन तक मैंने ना कुछ खाया ना पिया, पानी भी पी रही हूँ बाहर। मेरी मम्मी ने मेरे को टॉयलेट भी करवाया, लैट्रिन करवाई, साफ़ मेरी मम्मी ने खुद किया। पापा ने मेरे यहाँ सब उठाने में मुझे मदद की, मैं उठ भी नहीं पाती थी, मुझे उठा के ले जाते थे बाहर। अगर जैसे कोई देखने के लिए आ रखा है मेरे को पूजने के लिए, पूजा वगैरह करने के लिए, तो मुझे उठा के बाहर ले जाते थे, या घसीट के उठा नहीं पाते थे ना कोई, अब वो बुजुर्ग हो गए कहाँ उठा पाते, तो ऐसे ऐसे करके मुझे बाहर ले जाते थे। तो 15 दिन मैं ऐसे ही रही, इनके यहाँ से किसी का भी मुझे फ़ोन नहीं आया। मैं घनियाल हॉस्पिटल में भी रही, वहाँ ससुर जी को लोगों ने बोला तुम्हारी बहू अंदर है, देखने चले जाओ, कोई नहीं आया। ना मुझे दादी सास का फ़ोन आया, चलो दादी सास बुजुर्ग है, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, वो बुजुर्ग हैं और अब तो है भी नहीं, हमारे पित्र हैं। लेकिन ससुर जी जो मुझे लेके आए थे, उन्होंने मेरे साथ
धोखा किया, मुझे देखने तक नहीं आए। मुझे नहीं पता वो मेरे से किस बात में नाराज़ है, या फिर उन्होंने मेरे साथ धोखा किया तो इस वजह से उन्होंने बात नहीं की होगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि रहे ही नहीं वो। 2 साल बाद ख़त्म हो गए। मुझे पता ही नहीं मैं बात बोलूँ किससे। मेरी तो किस्मत इतनी ख़राब है ना, मैं बोल भी नहीं पाई कि किससे बोलूँ। कोई है ही नहीं जिससे बोलूँ मैं। जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया वही नहीं है, मैं बोलूँ किससे कि मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, उन्होंने तो मेरे से बात ही बंद कर दी तब, जब वो मुझे पता लगा कि कैसा कैसा है यहाँ सब कुछ। उन्होंने मेरे से उसके बाद बात ही नहीं की। मैं बोलती भी किससे। मेरे पापा वहाँ गए मेरे ससुराल में, वहाँ भी उन्होंने कहा ठीक है तुम्हें तलाक करवाना है करवा लो, हम हमारे लिए हमारा बेटा सही है, हम भी ले आएंगे पौड़ी से बहुत लोग, हम मतलब उनकी बहुत जान पहचान है, बहुत अमीर लोग हैं, वो अमीर हैं लेकिन मेरे को गरीबी में रखा है। तो इनके बेटे के पास कुछ नहीं है, उन्होंने ना कोई कोर्स कर रखा है ना कुछ, वो दिल्ली में जॉब कर ही नहीं सकते। उन्हें कोई मॉल में जॉब लगा देगा तो अलग बात है, उसके अलावा उनके लिए कोई जॉब ही नहीं है। वहाँ हरियाणा में लग जाएंगे या फरीदाबाद ऐसी जगह लग जाएंगे फैक्ट्रियों में, लेकिन दिल्ली में नोएडा में नहीं है उनके लिए। सो ऐसा मेरे साथ किया, कुछ नहीं कर रखा। तुम किसी के लड़की के साथ ऐसा धोखा कैसे कर सकते हो, वो है नहीं तो मैं उनसे बोल ही नहीं सकती। सो मैं बता रही थी कि मैं यहाँ पे आई मायके में, 15 दिन तक ऐसी रही। फिर जब मेरे को पता लग गया ना, मैंने शिव जी का वो गया पाठ किया, लेटे लेटे ही रोती रहती थी, बिस्तर पे पड़े पड़े बिस्तर पे लेटे लेटे शिव जी की चालीसा लगाई रहती थी फ़ोन पे। और उनसे मैंने आखिरी बार बोला कि मेरे पास मतलब जो भी है मेरे अंदर, जो मुझे हो रहा है वो बाहर निकालो, मैं बहुत परेशान हूँ। ना मैं जी पा रही थी ना मैं मर पा रही थी, मौत के मुँह से बाहर आई हूँ उस टाइम पे। मुझे किसी का फ़ोन नहीं आया, ना मेरी ननद का, ना मेरे देवर का, ना मेरे ससुराल से किसी का नहीं। जब मैं उस टाइम पे बाहर गई, मैं इतना ऊपर उछली पूरा, और 2 हाथ मेरे किसी ने पकड़े हुए थे, तब जाके मतलब मेरे को पता लगा क्या क्या चीज़ है अंदर, है ना। सो उस वक्त वो ठीक हुए, तब जाके मैं ठीक हुई, पूजा वगैरह करवाई। तो उसके बाद ये आए मुझे देखने, और जबकि इन्हें कहा गया था कि छोड़ दे उसे, हम तेरे लिए दूसरे ले आएंगे, लेकिन उसके बाद ये आए मेरे को देखने, और 2 दिन देखा और उसके बाद चले गए। बस तब मेरी केयर हो रखी थी, केयर बोलते हैं ना कि वो हो रखी है कि यहाँ से बाहर नहीं जाना, कुछ खाना नहीं है बाहर की, मतलब एक चीज़ भी नहीं खानी, सादा खाना खाना है बस घर का। सो मैं 3 महीने तक, मेरी बहन की भी शादी थी, मैं नहीं गई, तो 3 महीने नहीं, तीसरा महीना लगा था, 2.5 महीने में अपने मायके में रही। उसमें भी मुझे सुनने को मिला कि वो मायके में पड़ी हुई है। किसी ने मुझे पूछना तो छोड़ो दूर की बात, लेकिन ये बोला कि मायके में पड़ी हुई है। फिर मैं ऐसे ही रही, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मायके में तो 2.5 महीने रही। उसके बाद ये वहाँ यूँ कि नोएडा जाऊँ जॉब करने के लिए, ये भाभी से बातचीत की इन्होंने। उस वक्त मैंने कुछ नहीं बोला कि तुम हरिद्वार आओ, हाँ तुम्हें वहाँ जॉब नहीं पसंद, मैंने कहा चलो ठीक है एक बार को चलते हैं हरिद्वार, लेकिन ऐसे नहीं बोला कि तुम हरिद्वार अभी आ जाओ बिना जॉब लगे। पहले मैंने उन्हें बोला पहले अगर तुम्हें जॉब मिलती है यहाँ तब आना, ठीक है। ये आए और सीधा वहाँ से सामान उठाया। मैंने लास्ट बार जब इन्होंने टेम्पो पे पूरा ट्रक बुक कर लिया था, उसके बाद भी मैंने बोला लास्ट बार सोच लो, मेरी मम्मी ने भी पीछे से बोला बार बार एक बार सोच लो, नोएडा में आओ, नोएडा में दोनों कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे, यहाँ क्या है, हरिद्वार में कहाँ आ रहे हो, ठीक है। इन्होंने कहा नहीं मैंने फैसला कर लिया मैं आ रहा हूँ। ये आ गए सामान लेके हरिद्वार, भाभी ने कमरा देख रखा था, बस आए वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मेरी जैसी क्रिया खत्म हुई, केयर खत्म हुई, मैं सीधा हरिद्वार चली गई इनके पास। मैं यहाँ भी नहीं रही, मतलब यहाँ मैं अपने इलाज के लिए आई हूँ बस, उसके अलावा मैं 1 मिनट भी नहीं रुकी, उनके पास गई, फिर उनके साथ रही। फिर क्या उन्होंने नवंबर में भी जॉब नहीं की, उनको क्या था, उनको चाहिए थी बैठे बैठे जॉब। वहाँ हरियाणा में इनकी मुश्किल से इनकी बुआ ने लगा दी थी किसी तरह कंप्यूटर पर ऐसे ही, तो वहाँ लग गई थी इनकी, लेकिन उसके अलावा इनको कहीं नहीं मिलती कंप्यूटर की। यहाँ मैंने कितनी जगह कोशिश की, कंप्यूटर में लगे, इंटरव्यू भी दिया, लेकिन ये फेल, कहीं नहीं लग पाए। जबकि यहाँ इंग्लिश तो था ही नहीं, इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती अब, उस टाइम पे मुझे आती थी अब नहीं आती। उस टाइम पे इतनी आती थी कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू देके अपने आराम से जॉब कर सकती थी, बट अब नहीं आती। अब मैं बहुत डिप्रेशन में गई थी बीच में, अभी 1-2 साल पहले की बात है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई थी, तो मुझे कुछ नहीं याद अब मुझे अपनी पढ़ाई भी याद नहीं है, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, जो करूँगी शुरू से करूँगी, अब मेरा दिमाग भी नहीं है वैसा। लेकिन मैं उनकी बात बता रही हूँ, वो नहीं आए, मतलब उनको मैंने बहुत जगह लगाया और अच्छी सैलरी मिल रही थी। एक जगह तो 17 की 18,000 हरिद्वार में, जबकि जहाँ 10,000 भी मुश्किल होती है, वहाँ 17-18 हज़ार रुपये कंप्यूटर पे। लेकिन उनको वहाँ पास ही नहीं हुए, वो कुछ कहीं भी मतलब उनका कंप्यूटर पे हुआ ही नहीं। फिर करना क्या था, लेबर वाली जॉब करनी थी। तो मैंने वहाँ भी कोशिश की, मेरी भाभीयों ने भी। तो 12 घंटे भी उनको नहीं करनी थी, हरिद्वार में 12 घंटे, तो 8 घंटे की चाहिए थी उन्हें, और वो भी जिसमें बहुत हल्का काम हो। तो ऐसे करते करते 3 महीने हो गए, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में इनकी जॉब लगी कहीं पे। तो वहाँ पे 8 घंटे की थी और इतना कुछ नहीं था, हल्का ही था, वो करी इन्होंने, ठीक है। और तब मेरे लिए ऑफर आया पतंजलि का, मैंने अभी तक कहीं इंटरव्यू नहीं दिया था उसके बाद, शादी के बाद पतंजलि का वो आया मेरे को, कहीं से मिला पंडित जी से किसी से, तो मैंने वहाँ गई, 19 दिन में वहाँ रही। मैंने देखा वहाँ सब कुछ अच्छा है, तो मैंने इनको भी बुलाया कि तुम भी यहीं आ जाओ। मैंने इनका करियर बनाया, इन्होंने आज तक जिंदगी में कोई कोर्स नहीं कर रखा, मैं गई, इन्हें अपने साथ लिया। हम दोनों ने थेरेपिस्ट का कोर्स किया, जो थेरेपी का पंचकर्मा का कोर्स के लिए हरिद्वार में तो 60,000 थी उस टाइम पे, बाहर जाओगे तो 1 लाख रुपए तो होगी उसकी फ़ीस, ठीक है। सो वो मैंने इन्हें फ्री में करवाया, यहाँ मैंने भी किया, इन्हें भी करवाया, और साथ में हम दोनों ने किया थेरेपी का। मेरे पास तो सर्टिफिकेट भी है, इनके पास नहीं है, मतलब मेरे पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, वैसा नहीं है, वैसा मिलता ही नहीं है वहाँ, उस टाइम पे तो नहीं मिलता था। सो इनकी भी पूरा ट्रेनिंग करवाई मैंने। इनका C ग्रेड आया, मेरा A ग्रेड आया, मेरा 12,000 वहाँ शुरुआत में, उस वक्त हमारे से ही शुरू हुआ था वेलनेस सेंटर पतंजलि हरिद्वार में फेज़ 2 में। सो मेरी 12,000 रुपये सैलरी थी और इनकी 9,500 रुपये, क्योंकि इनका C ग्रेड आया था, ये पढ़ने में बिल्कुल पीछे थे। सो ठीक है, 3 महीने तक हमने ट्रेनिंग वगैरह ये सब रहा। फिर उसके बाद 1 साल बाद उनकी सैलरी बढ़नी थी, तो 1 साल बाद क्या हुआ, हमने पूरा अपना किया, सब कुछ किया।
फिर उसी साल पतंजलि में था, तो उसी साल 2 साल बाद मैं बोल रही हूँ ना ससुर जी एक्सपायर हो गए, तो 2022 में उसी वक्त हम पतंजलि में थे। पूरा मैंने कोर्स करवाया, सब कुछ करा, थेरेपिस्ट बन गए थे हम बहुत अच्छे, इतनी बड़ी ब्रांड में, पतंजलि बहुत बड़ा ब्रांड है, सो वहाँ थेरेपिस्ट बन चुके थे। वहाँ के जो योगा है, योगा जो भी मतलब नुस्खे हैं, औषधियाँ हैं, जो उपाय है, पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, अगर ये सही तरीके से किया जाए ना तो इससे कैसा भी इंसान ठीक हो सकता है। मतलब ये बहुत ही बेनिफिटेबल है, बहुत ही बेनिफिट है इससे। सो इससे क्या हुआ, 2022 में नवंबर में मेरे ससुर जी खत्म हो गए। तब तक फिर भी मैंने काफ़ी मतलब जून से हमारी सैलरी स्टार्ट हो गई, उससे पहले ट्रेनिंग पे थे तो 4-4 हज़ार रुपये मिलते थे। जून से हमारी सैलरी स्टार्ट हो गई और उससे पहले जो पैसे खर्च किए इतने टाइम के 6 महीने के, वो जो मेरे पापा ने मेरे को 60,000 रुपये दिए थे, और साथ में मेरे पापा ने मेरे अकाउंट पे 60,000 रुपये भी रखे थे, और मेरे को दान के भी 20,000 रुपये मिले थे, उससे हमने वो सब किया। ठीक है, वो भी हमने उस वक्त किराया दिया था, मैंने बताया था, मैंने दिया था। तो और फ्रिज दिलाया पापा ने, बेड इन्होंने तब तक ले लिया कि ले लेता हूँ, बेड इन्होंने लिया है, बाकी फ्रिज वगैरह पापा ने दिलाया। और पापा और टीवी भी बोल रहे थे पापा, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं हम क्या करेंगे, हम नहीं लेंगे, क्या सारा आप ही दोगे, मैंने मना कर दिया। सो फिर ऐसे ऐसे करके ये सब हुआ। अक्टूबर तक, नवंबर की सैलरी आई थी, मैंने सारे पैसे एफडी करके अपने मतलब पूरा 1 लाख के करीब मेरे पास पैसे जमा हुए थे उस वक्त, मतलब 70,000 तक थे, मैंने एफडी कर रखी थी अलग अलग अच्छे से, है ना। फिर क्या हुआ, नवंबर में मेरे ससुर जी एक्सपायर। पहले क्या हुआ, ससुर जी बीमार हुए बल, तो मेरे को भी नहीं पता था, मेरी तो बात ही नहीं होती थी, मेरे से बात ही नहीं करते, बाकी इनके घर से कोई मेरे से बात ही नहीं करता था कि हरिद्वार लेगी, मैं नहीं ले गई उन्हें हरिद्वार। वैसे आज के टाइम पे तो अगर मैं उन्हें हरिद्वार ला गई ना तो सच में वो मतलब बहुत मेरा वो करेंगे, थैंक्स करेंगे कि मैं उन्हें हरिद्वार लेके आई, क्योंकि दिल्ली में इतना पॉल्यूशन हो गया ना, और जिस हिसाब से वहाँ सैलरी है उस हिसाब से वहाँ रूम रेंट भी है। जो रूम आज हमारे पास है ना, वो रूम दिल्ली में 10,000 रुपये का होगा, लेकिन ठीक है यहाँ तो उस हिसाब से सैलरी भी ठीक है और उस हिसाब से रूम रेंट भी ठीक है। लेकिन क्या हुआ, नवंबर में मेरी मम्मी का फ़ोन आया, मामी का फ़ोन आया ननिहाल से, मम्मी का फ़ोन मुझे आया कि ससुर जी तेरे बीमार है। फिर मैंने उनको बोला तुम्हारे पापा बीमार है, पूछो। फिर उन्होंने बात की, तो हमने सोचा घर जाते हैं, तो बात की, तब तक वो दिल्ली पहुंच गए। अगले दिन ना, उसके अगले दिन दिल्ली आ रहे हैं, तो घर जाके क्या करना था। फिर पता चला दिल्ली आ रहे हैं, तो मैंने इनको बोला चलो। फिर मैंने इनकी बुआ को फ़ोन किया सामने से, तो इनकी बुआ ने कहा तू रहने दे, तो अभी क्या करेगी, क्योंकि हम दोनों जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने कहा तू रहने दे, अगर कोई वैसी बात होगी तो तुझे बुलाएंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोला, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से ठीक ही बोला कि मतलब तू रहने दे, तू क्या करेगी अभी, मतलब उनको भी नहीं पता था कि ससुर जी सीरियस है, तो उन्होंने कहा ठीक है तू रहने दे, अभी तू बाद में आई हो, दोनों ही छोड़ के आ जाओगे तो कैसे चलेगा ना। तो ये गए देखने के लिए। 2 दिन बाद ससुर जी एक्सपायर। अगर मेरी मम्मी नहीं बताती तो इनको इनके पापा भी देखने नसीब नहीं होते, मेरी मम्मी की बदौलत इनको इनके पापा देखने को और इनके पापा को लास्ट बार अपने बेटे का मुंह देखना नसीब हुआ। मेरे को जैसे ही फ़ोन आया कि वो एक्सपायर हो गए, मैं सुबह आधे रास्ते में चली गई थी ऑटो से, वहीं से रिक्शा रुकवा के पैदल घर वापस आई, क्योंकि वहाँ से आधे में से रिक्शा भी नहीं मिलता, पैदल वापस आई, बहुत दूर था घर मेरा, काफ़ी दूर। फिर ऐसे ही कपड़े उठाए, 2 कपड़े रखे बैग में अपने, और सीधा वहाँ चली गई बस अड्डे। वहाँ से दिल्ली अकेले, निगम बोध घाट मैंने आज तक देखा नहीं है, मैंने तो नाम भी नहीं सुना क्योंकि मेरा कुछ काम नहीं था। फिर वहाँ गए अकेले, निगम बोध घाट गई दिल्ली में, 2:30 बजे से पहले पहुँच गई थी मैं, 2:15 बजे करीब उन्होंने, मतलब 2 बजे उन्होंने जला दिए ससुर जी, मेरे को शक्ल तक नहीं देखने दी, और मैं पहले पहुँच गई थी, मैं भटक रही थी, मेरे को वहाँ पता ही नहीं था, ये लेने भी नहीं आए। इनका जो बुआ का लड़का है वो मुझे मिला, उन्होंने बोला भाभी मैं यहाँ हूँ, वो मुझे लेने आए। मतलब उनकी बुआ के लड़के फिर भी बहुत अच्छे हैं, लड़कियों की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ये नहीं आए ना, इन्होंने किसी ने मेरे लिए रोका, जला दिया सबने, सबको पता था मैं आ रही हूँ फिर भी जला दिया। ठीक है, मैंने कहा मेरे को शक्ल तक नहीं दिखाई, मेरी फ्रेंड्स कह रही तो क्यों गई वहाँ जब तुझे शक्ल तक नहीं दिखाई। फिर वहीं से शाम को बस अड्डे से ही गाँव गए 13वीं तक, जब तक 13वीं नहीं हुई गाँव में रहे। ये तो जॉब छोड़ के बैठे थे, इनकी किसी से लड़ाई हो गई थी, ये जॉब छोड़ के बैठे थे उस टाइम पे, मतलब 14 दिन के नोटिस पे घर बैठे हुए थे, मैं जॉब कर रही थी उस टाइम पे। तो फिर ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ आ गए गांव में, 13वीं तक सब कुछ किया मैंने। ठीक है, जैसी 13वीं हुई उसके बाद अगले दिन मैंने कहा मैं थोड़ा मायके भी चले जाती हूँ 1 दिन के लिए, फिर वहाँ चलेंगे हरिद्वार पे, जॉब भी तो करनी है। पहले मैं ये सोच रही थी मैं ही घर रुक जाऊँ जॉब वगैरह छोड़ के, लेकिन किसी ने मुझे उसको बोला ही नहीं, देवर को रोका उन्होंने। मैंने कहा ठीक है देवर रुक रहे हैं तो ठीक है, तो वो रुके, मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आ गई। मैंने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने दादी से बात की, दादी साथ जिंदा थी मेरी उस टाइम पे, 2 साल पहले की बात है। मैंने कहा मैं वहाँ जा रही हूँ, ठीक है, मैंने कहा ठीक है। मैं गई, ये आए मेरे पास पैसे दे, मैंने कहा जॉब छोड़ के तुम बैठे हो, तुम मुझे 1 रुपये नहीं देते, ये मैं कमा रही हूँ तो मैं घर के लिए तो कर रही हूँ, मैं तुम्हें पैसे दूँ, तुम्हें मुझे पैसे देने चाहिए, मैं तुम्हें पैसे दूँ। मैंने कहा मैं किसी कहाँ से दूँ, मेरे को भी तो घर जाना है, फिर मेरे को, मैं भी तो एकदम से आई हूँ, मैंने तो अपने पैसे एफडी कर दिए, तो जो है मेरे पास उससे तो मुझे भी आना जाना है, मैं कहाँ से आऊँगी, तुम्हारी पैतृक संपत्ति कहाँ गई, तुम्हारे पास पैसे कहाँ गए, या तुम्हारे पास पैसे नहीं तो शादी मत करते। मेरे को तो बोल रहे पैसे दे, मैं कहाँ से देती, सीधा बोला उन्होंने निकल जाए यहाँ से सबके सामने। मेरी ननद का दामाद, मतलब मेरी ननद के हस्बैंड वो वहीं थे, दोनों बुआएं वहीं थी, दादी वहीं थी, सब वहीं पे थे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि तू गलत कह रहा है, कमा के तुझे देना चाहिए, तो खुद घर बैठा है, तो अपनी बीवी को बोल रहा है, ऊपर से मुझे वहाँ से निकाला। मैं रोते रोते अपने घर गई हूँ, सोचो मेरे माँ बाप पे क्या बीती होगी, रोती हुई बेटी उनके पास आई है, ऐसे बहुत रोई मैं रास्ते में, सड़क में रोते रोते मैं अपने घर आई हूँ पैदल पैदल। मेरा इतना बुरा हाल हुआ, उसके बाद मैं सच में डिप्रेशन में गई हूँ।
लेकिन मैंने कहा क्या हुआ, ये मेरे को समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद ये मुझे छोड़ के वहीं से चले गए थे हरिद्वार। इन्होंने ना मुझे पूछा ना कुछ, छोड़ दिया था इन्होंने मुझे। फिर मैं और मम्मी गए 2 दिन बाद हरिद्वार, 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद गए क्योंकि बंद था बीच में उस टाइम पे, तो 2 दिन बाद जा पाए। वहाँ पे उस वक्त हड़ताल चल रही थी शायद, गाड़ियों की चलती रहती है कोटद्वार हरिद्वार में। गए हम हरिद्वार। फिर भाई था मेरा वहाँ पे, भाई भी था उस टाइम पे आ रखा, रहे वहाँ पे। फिर मम्मी ने कहा भाई भी है, तू भी है। ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे, मुझे छोड़ के पतंजलि चल जाते थे। 14 दिन का नोटिस था, हो गया था पूरा, तो चलने लग गई ऑफिस दोबारा। फिर मैं भी गई 2 दिन तक, तो ये मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद 1 हफ्ता ऐसे ही मतलब होने वाला था। फिर मम्मी ने कहा मैं तो क्या, मेरा तो क्या है, मैं वहाँ अंदर रहती, अब वहाँ 22,000 रुपये सैलरी हो गई है, अंदर ही रहती, सब कुछ फ्री था, खाना पीना फ्री, सब कुछ, और 22,000 रुपये भी सैलरी और इंसेंटिव अलग मिलता है। मेरा क्या था, मैं वहीं अंदर रहती। लेकिन मम्मी ने कहा एक बार सोच ले, मतलब रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार सोच ले, वो तो लड़के हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, तो एक बार सोच ले। फिर मैंने इनसे बात की, मैंने कहा आज तुम अलग हो जाओ, कल को तुम्हें पछतावा हो तो मैं दोबारा वापस नहीं आऊँगी, हमारे बीच के ये साल ख़राब हो जाएंगे, कल को तुम्हें पछतावा हो तब तुम मेरे पास वापस आ रहे हो कि मुझे माफ़ कर दे, तो हमारे बीच के साल ख़राब हो जाएंगे, इतना टाइम। ऐसे से बात की, तो फिर तब से ये बालाजी के भक्त बन गए, तभी से बनी है बालाजी भक्त। तब से इन्होंने मेरे पे हाथ उठाना बंद करा, उससे पहले मेरे पे हाथ उठाते सब कुछ करते थे, तो उसके बाद इन्होंने मेरे पे हाथ उठाना बंद कर दिया, और मैं भी उसके बाद सहना बंद कर दिया। मैंने उसके बाद बिल्कुल, मैंने कहा मैं नहीं सहूँगी बस। तब से हमारी लाइफ ट्रैक पे आ रही है उसके बाद से। लेकिन इतना कह रही हूँ, अगर आज इनके पापा ज़िंदा होते तो मैं ये शादी, ये रिश्ता नहीं निभाती, कब का तोड़ देती। मैं ये रिश्ता निभा रही हूँ क्योंकि ये अकेले हैं, इनका कोई नहीं है, ये मतलब कुछ भी हो सकता है, अकेले मतलब क्या करेंगे। मेरे को तरस आता है कि मेरी लाइफ तो ख़राब हो चुकी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी लाइफ भी ख़राब हो, इसलिए मैं ये रिश्ता किसी ना किसी तरह निभा रही हूँ। लेकिन उसके बाद से हमारी लाइफ ट्रैक पे है, जब से बालाजी के भक्त बने सही है हमारी लाइफ, ऐसा कुछ वैसा नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मम्मी चली गई घर। फिर उसके बाद जनवरी से लेके फिर फरवरी हुआ, मार्च हुआ, मार्च में पूरा महीना हमने जॉब भी की, उसका हमें इंसेंटिव भी मिला। अप्रैल में इनकी तबीयत ख़राब हो गई, तब मुझे पहली बार पता लगा कि इन्हें शादी से पहले 2016-17 में बहुत भयानक बीमारी थी, जिससे इनके फेफड़े वैसे हो गए, आप लंग्स समझ लो वैसे हो गए। सो ये इन्होंने बीमारी ये भी छुपाई, ये इतना बड़ा धोखा किया, बीमारी तक छुपाई, ठीक है। तब इनकी तबीयत ख़राब हुई, मुझे इनके पीछे जॉब छोड़नी पड़ी। इन्होंने जॉब नहीं छोड़ी थी, मैंने इन्हें कहा आप मत छोड़ना जॉब, इन्होंने जॉब छोड़ दी, इनको चाहिए था बैठे बैठे, इन्होंने जॉब छोड़ दी। इनके पीछे मैंने जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे तो इनकी सेवा करनी थी, मैं कैसे छोड़ दी उस वक्त मेरे पे इतना वो नहीं था, मेरे को ये था कि पति की सेवा करनी है, पति को कुछ नहीं होना चाहिए। अप्रैल मई जून 3 महीने घर बैठे रहे, जुलाई में आए वापस ये, अब यहीं पूजा करवाई, इनका सब कुछ यहीं करवाया, इनका इलाज भी फिर वहीं करवाया, मतलब मेरे इधर से इनका इलाज वगैरह सब कुछ हुआ। फिर जून में, जुलाई में वापस आए, फिर इन्होंने जॉब वगैरह की है ना, तब दूसरी जगह की कंपनी में, फिर ठीक है वहाँ की 2023 की बात है। फिर इन्होंने कर्जा लिया, मैंने शादी से पहले के भी सारे पैसे इन पे लुटाए, शादी के बाद भी मैंने 1 लाख रुपए तक जमा कर दिया था, इतना, ठीक है। जबकि मैं अपने पैसे भी करती थी, घर की सेविंग, घर पे उसमें खर्चा, ऐसा नहीं था मैंने अपने पैसे सेव किए थे पूरे, अपने आधे पैसे सेव किए थे, आधे पैसे से मैंने घर खर्च चलाया था। सो क्योंकि अपने पैसे उस वक्त पूरे उड़ा देते थे, देते भी थे घर पे, मुझे देते थे लेकिन उड़ा भी देते थे। सो फिर ये इन्होंने मतलब ऐसे करके करा, ठीक है सब कुछ। इन्होंने कर्जा लिया, मैंने उस कर्जे का 1 रुपये भी नहीं देखा कि कैसा होता है कि कहाँ खर्च किया, ना इन्होंने उस कर्जे से कुछ घर का सामान ले रखा है, ना उस कर्जे का पैसा मुझ पे खर्च किया है। वो कर्जा इन्होंने क्या किया इन्हें खुद नहीं पता, यही इनका दिमाग नहीं है, बस क्या करा कुछ नहीं पता। अक्टूबर की बात है, ये रोने लगे, इनको मतलब इन्होंने कहा मैं फांसी लगा रहा हूँ, एक बार इन्होंने करा भी था, रोने लग गए, इतना उन्होंने टॉर्चर किया इनको, बहुत परेशान हो गए ये, इन्होंने कहा मैं फांसी लगा रहा हूँ। अब इनके घर वाले बोलते कि मतलब अगर मैं उनसे बोलती तो वो बोलते तूने इसको पैसा दिया क्यों, लेकिन ये देखो कि मेरा पति अगर फांसी लगा रहा है, वो रो रहे हैं, मैं कैसे देखूँ, मैं देख सकती हूँ उनको ऐसे। सो मैंने अपने पैसे एकदम से पूरा 1 लाख नहीं दिया, आधा आधा करके, जैसे 15,000, 20,000, 30,000 ऐसे ऐसे करके इनको पैसे दिए, एक बार 40,000 ऐसे ऐसे करके इनको पैसे दिए और कर्जा चुकाते गए। जनवरी तक लास्ट 15,000 बचे थे, वो भी मैंने इन्हें दे दिया। मैंने कहा ठीक है पैसा ख़त्म पूरा, कोई बात नहीं, अब मैं नौकरी करूँगी, पैसे दोबारा कमाऊँगी, कोई बात नहीं, आप ठीक, आप खुश, मैं भी खुश। जनवरी में जैसे ही वो ख़त्म हुआ, 2024 की बात है, 2024 हमारा सबसे बुरा गया, सबसे बुरा, बहुत सा है इस साल में 2024 में। मैंने कहा ठीक है, 26 तारीख से पहले की बात है, मैंने इधर उधर बात की जॉब की, मेरा था भी कल परसों में ऐसे इंटरव्यू ऐसे था, मैंने कहा मैं जाऊँगी जॉब करूँगी। तब तक इनकी तबीयत ख़राब, मेरी किस्मत बहुत ख़राब है सच में, इनकी तब तक तबीयत ख़राब, मैंने कहा तबीयत ख़राब हुई अब क्या करूँ। फिर मैंने अपनी फ्रेंड्स को बताया, अपने घर पे नहीं बताया, मेरे घर पे पता ही नहीं था इनकी तबीयत ख़राब, मैं डर गई, वही वाली तबीयत ख़राब जो उनकी अप्रैल में हुई थी, उस वक्त तो करा लिया था इलाज, मुझे भी नहीं पता था वो क्या चीज़ होती है, मैं भी तो बच्चा हूँ, मैं तो उनसे बुढ़िया हो गई हूँ 60 साल की, जो मुझे सब कुछ पता हो, अपने हिसाब से तो मैं बच्चा ही हूँ, मैं किस माहौल से निकल के आई थी वहाँ से तो मैं बिल्कुल बच्चा ही थी, मुझे तो किसी चीज़ की नॉलेज ही नहीं थी, बिल्कुल एकदम नाजुओं से पलकों पे पाला था मेरे माँ बाप ने, हाथों पे। फिर मैंने कहा ठीक है,
हो गई इनकी तबीयत ख़राब। मैंने अपनी फ्रेंड को बताने का इनके घर पे बताओ। मैंने अपने इनके घर पे मैं उनसे बात नहीं कर रही थी, मेरी नहीं कर रही थी मैं किसी से बात, क्योंकि दिसंबर में मेरे ससुर की बरसी हुई थी। उस वक्त बहुत कुछ गलत हुआ था, बहुत कुछ। तो उस वजह से मेरी उस वक्त तबीयत भी ख़राब थी। अगर मैं तबीयत ख़राब में वहाँ चल जाती और कुछ काम नहीं करती ना, तो सबने मुझे बोलना था तो आई क्यों है बैठने के लिए यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं गई। और उस वक्त मुझे ये भी था कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, तो इस वजह से मैं नहीं गई। फिर उस वक्त बहुत कुछ गलत हुआ जो मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ सुनने को मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। जनवरी में मैंने फरवरी में बुआ को खुद से फ़ोन किया, बुआ इनकी तबीयत ख़राब है, ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा देख लो। बुआ कह रही मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा इन्हें दिल्ली ले आऊँ। उस वक्त दादी सास जिंदा थी। मैंने कहा इन्हें दिल्ली ले आऊँ, दिल्ली में इनका इलाज हो जाएगा, मैं भी आऊँगी और इनका इलाज कर लेंगे प्राइवेट से। पैसा तो था ही दादी का तो पैतृक संपत्ति दादाजी गुजर गए थे 2016 में, तो दादी को महीने के 10 या 12 हज़ार रुपये तक मिलते थे, ठीक है, और वैसे भी मिलते ही होंगे। सो ये था। तो मैंने कहा पैतृक संपत्ति तो बहुत है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। बताया भी था ससुर जी ने कि हमारे पास बहुत पैसा है, बस मुझे तो नहीं दिया। सो मैंने कहा ठीक है। बुआ ने कहा नहीं, यहाँ दादी बुजुर्ग है, उन्हें कुछ हो जाएगा, यहाँ नहीं लाना, उन्हें कुछ हो जाएगा तो उन्हें बताना ही नहीं है, यहाँ लाना ही नहीं। तो मैं अपने मायके थोड़ी ले जाती उन्हें, मतलब मायके में अगर मेरे मम्मी पापा वहाँ होते तो मैं ले जाती, जरूर ले जाती। वो उनका इलाज भी कराते प्राइवेट में, लेकिन मेरे मम्मी पापा वहाँ नहीं थे। यही मेरा सबसे बड़ा रोना हुआ कि मेरे मम्मी पापा वहाँ नहीं थे, वो गाँव में रहते हैं। यही मेरे सहने के सबसे बड़ा रीज़न है, मम्मी पापा गाँव में रहने लग गए, वो दिल्ली में नहीं रहे, और इस वजह से मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा। मैंने कहा ठीक है। ये वहाँ आ गए, क्या बोलते हैं, मैं परेशान। मैंने कहा क्या करूँ, मैं अपने घर पे नहीं बताया था, बहुत परेशान। और मैंने कहा क्या करूँ। ESI से बात की कि दिल्ली में ट्रांसफ़र हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। हमारे पास पैसा भी सारा खत्म हो गया था, मैं तो सारा पैसा लुटा चुकी थी। और बचा तो मुझसे इनका इलाज करवा देती, कुछ भी नहीं बचा। क्या करूँ मैं, मेरे समझ में नहीं आया। गहने भी मैं थोड़े बहुत इनके लिए बेच चुकी थी, पहले ही मैं अपने गहने बेच चुकी थी इनके लिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था ऐसा कोई मैं इनके लिए कुछ करूँ। मैंने कहा क्या करूँ। मैंने इनकी बुआ से बोला था, पर उन्होंने कुछ उस टाइम पे उस तरह से मदद नहीं की जो हमें चाहिए था। अगर 1 लाख रुपये भी हमारे पास वक्त होता तो प्राइवेट में इलाज करा के इनका उसी वक्त इलाज हो जाता। आज इनकी बीमारी बड़ी होती नहीं, तुरंत हो जाता। 1 महीना लगता चाहे 2 महीने लगते, ठीक। बस इसका मतलब बीमारी का दोबारा होने का कोई फ़ायदा ही नहीं था, होना ही नहीं था, सब ठीक हो जाता। दिल्ली में मुझे पता था, लेकिन पैसे नहीं थे। वहाँ से पैतृक संपत्ति भी नहीं मिली, दादी को उन्होंने बताया नहीं। बुआ ने बोला दादी को नहीं बताना, दादी को कुछ हो जाएगा। उस वक्त मुझे ये लगा कि दादी तो बुजुर्ग है, तुम्हें उनकी फ़िक्र है, मेरा पति जवान, इन्हें कुछ हो गया तो। फिर पहले हरिद्वार में हमने ESI के थ्रू करा, यहाँ से उन्होंने मना कर दिया, नहीं है। फिर वहाँ ले गए देहरादून, वहाँ गए, मेरी फ्रेंड के पति आए, वो आए देखने के लिए, वहीं से देहरादून ले गए। मैंने अपने घर पे नहीं बताया, देहरादून ले गए पहले दिन। वहाँ से उन्होंने कहा अभी कुछ और भी चाहिए। फिर वहाँ से फिर वापस आए हरिद्वार, फिर मेरी फ्रेंड के पति देखने के लिए आए, उन्होंने देखा सब कुछ। फिर 2 दिन बाद फिर गए हम देहरादून, सब कुछ करके कागज़ वगैरह बना के सब कुछ। फिर पहुँचे वहाँ देहरादून, फरवरी की बात है, पिछले साल की। फिर वहाँ इलाज वगैरह करवाया, पहले हफ्ते में डॉक्टर ने मना कर दिया। तब मैंने अपने घर पे बताया ऐसी सी बात है, लेकिन वहाँ 60 साल से ऊपर के या मतलब 50 से ऊपर का भी आना मना ही था। बुजुर्ग पे जल्दी वो बीमारी ऐसी थी जो मतलब वहाँ लोग ऐसे मरीज़ थे जो दूसरों को फैलती बहुत आसानी से। मेरे पे तो भगवान की कृपा है कि मैं बच गई, लेकिन वो फैलने वाली बीमारियाँ थी वहाँ पे। सो वैसे हॉस्पिटल में भी सही था, ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने बहुत केयर करी सबकी, ऐसा कुछ वो नहीं था। सो पहले हफ्ते में डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं है। तो इनका टॉयलेट वगैरह ये सब मैं ही साफ़ करती थी, सब कुछ देखभाल मैं अकेले रही वहाँ पे। मेरी दीदी रहती है देहरादून में, मैंने उनको फ़ोन किया और तभी मैंने अपने घर पे बताया। मैंने मम्मी पापा को मना, जब इनके घर से कोई नहीं आया ना, मैंने अपने घर पे मना कर दिया। मैंने कहा तुम भी मत आना यहाँ, तुम बुजुर्ग हो, क्योंकि पापा आते, मम्मी के बस की है नहीं। मम्मी के पास यहाँ 13-14 जानवर थे, गायों को छोड़ के आते, उनकी हाई लगती, उनको कहाँ छोड़ते, वो भी तो प्रेग्नेंट थे गाय, उनको भी ऐसे नहीं छोड़ सकते थे। हमारी 13-14 जानवर थे उस टाइम पे, गाय वगैरह सब कुछ, तो उनको नहीं छोड़ सकते थे अकेला। तो मम्मी यहाँ पे रहती, तो मैंने कहा पापा आएंगे, पापा 60 साल से ऊपर, पापा को दिक्कत होगी तो क्या होगा, वैसे भी अंदर रहने नहीं दे रहे थे। मैंने बोला तुम मत आना, मम्मी के बस की वैसे भी नहीं थी। फिर मैंने 1 हफ्ता देखा, डॉक्टर ने मना कर दिया, इनके भी आंसू। मैंने कहा मेरा क्या होगा, मैंने हार नहीं मानी। मैं वहीं नीचे मंदिर था, पूजा पाठ किया, शिवलिंग का जल लाती थी, पूजा करती थी पहले वहाँ पे अच्छे से, शिवलिंग का जल ला के। नहाती भी नहीं थी, नहाते कहाँ से, 2 दिन नहाई मैं बस दीदी के घर जाके, टाइम भी तो नहीं होता था ना। फिर आती थी और इनको वो जल पिलाया, खुद भी पिया था, इनको भी पिलाया था। अगले हफ्ते में डॉक्टर ने कहा इनका इलाज यहाँ तो नहीं है, मतलब ठीक है ये, अब ये ठीक है, कंट्रोल में है, लेकिन इनका इलाज यहाँ नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि कल को नहीं होंगे बीमार, कल को भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी कंट्रोल में है। लेकिन इनका ज़्यादा नहीं होना चाहिए कुछ भी, अगर हुआ तो कभी भी ख़त्म। मतलब डॉक्टर ने बोला है कि कुछ नहीं, मतलब हरिद्वार देहरादून से हाथ खड़े हो गए, कंट्रोल में है अभी, ऐसा नहीं है कि कंट्रोल में है, पर यह है कि अगर कल को कुछ हुआ तो वो गारंटी नहीं ले सकते कि कल को कुछ नहीं होगा। ये है। फिर 2 हफ्ते बाद तब वहाँ से वापस आए, इतना सा वो टेबल था, उसी पे मैं ऐसे ही रहती थी रात रात भर। तो वहाँ से वापस आ गए। वहाँ मुझे बुरा बस इस बात का लगा था कि किसी ने मुझे ये कहा
कि मतलब पराठे वगैरह खिलाते हो तो तुम उसे मारना चाहते हो अपने पति को। एक बात बताओ, इतना हॉस्पिटल में पहली लड़की ऐसे परेशान, तुम उसे ये बोलोगे तुम अपने पति को मारना चाहती हो, पराठे खिला रही हो, वो पहले अकेले इतना सब कुछ झेल रही है, तुम उसे ऐसे बोल रहे हो तो उसे बुरा लगेगा, दुख होगा, किसी को भी होगा। तुम अपने ऊपर ही लेके देखो ना। सो बस ऐसा, और मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे यह है कि ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है। फिर तब से, जब से ये बीमार पड़े उसके बाद से तब ये घर आए, तब उस वक्त हम घर बैठे रहे, मुझे इनकी सेवा के लिए घर, तब मैं नौकरी नहीं कर पाई। मैंने अप्रैल में नौकरी करने की कोशिश की, 1 महीने मैंने नौकरी की, लेकिन ये घर का कुछ भी नहीं कर पाते थे, कुछ भी नहीं। अब मैं ऐसा, ये तो 5:30 बजे घर आ जाते जॉब करके, लेकिन मैं कभी कभी मुझे 8 बज जाते, कभी 7, तो मेरे को टाइम लग जाता। सुबह तो मैं सारा कर देती थी, लेकिन रात को मैं थक जाती थी, मैं भी इंसान हूँ, आधा करती थी लेकिन एकदम से नहीं कर पाती थी, तो इनकी केयर वो नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने जॉब छोड़ी 1 महीना की, फिर छोड़ी, फिर इनके लिए मैं घर पे ही बैठी रही। फिर इनकी वो, अब इनकी सैलरी बढ़ गई थी, मतलब उस हिसाब से हरिद्वार में तो 3,000 रुपये रूम रेंट है, तो उस हिसाब से सही है। दिल्ली में कहाँ 10,000, यहाँ 3,000, तो 11, अब इनकी 11,000 रुपये सैलरी मिलती है इन हैंड, तो उस हिसाब से सही है। और अभी बढ़ेगी अप्रैल में, फिर तो ठीक है ना, उस हिसाब से तो अब क्या करें, है ना। तो ऐसा ऐसा हुआ, मैं जॉब नहीं कर पा रही हूँ इनके चक्कर में, क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब रहती है, मुझे देखना पड़ता है। सो मेरा ऐसे ऐसे उसके बाद क्या है, इनका ये ट्रैक पे आ गए, इन्होंने ना कुछ गलत काम किया उसके बाद, ना ही कुछ वैसा किया। बस ये है कि आज भी अगर अपने घर पे आ जाए तो ये उनसे डरते हैं सच है, ये उनसे डरते हैं, ये मेरा सपोर्ट नहीं कर पाते। खैर मुझे अब तो वहाँ कोई है नहीं, अपनी दादी सास भी एक्सपायर हो गई, पितर बन गए। सो उनके 13वीं में अभी हम आए थे, तो अभी हम उसी लिए घर आए थे। अभी हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि सर्दियों में इनके लिए घर आना खतरा है। सो अभी इनकी दवाई चल रही है, तो इसलिए हम घर आ गए। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। अब ये चले गए वापस, 1 हफ्ता मैं रुकी हूँ, 1 हफ्ता यहाँ पे। मैंने कहा आ रखे होते 1 हफ्ता तो रुकूँ अपने घर पे। इस ससुराल में तो वहाँ ताला लगा रखा है, वहाँ गर्मियों में आएंगे देखने के लिए। अभी फ़िलहाल अभी मई में फिर आना है हमने, अगर होगा कुल देवी की पूजा तो फिर आना है। फ़िलहाल अभी यहाँ पे आ रखी हूँ। तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सिर्फ मेरी लाइफ का, जो शादी के बाद की लाइफ है, इसका सिर्फ 5% हिस्सा है जो मैंने बताया है। अभी 5%, अच्छा ठीक है 10% लगा लो, 90% हिस्सा ऐसा है जो मैंने अभी बताया नहीं है। और वो थोड़ा वैसा भी है जिसमें मैं बोल रही हूँ मैं डिप्रेशन में चली गई थी, वो 90% हिस्सा ऐसा है, उसकी वजह से मैं डिप्रेशन में गई। और मुझे अपनी पढ़ाई का, सब कुछ का, मेरा करियर बर्बाद हो गया, सब कुछ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अब मेरा दिमाग ऐसे हो गया कि मतलब मुझे सबका कुछ याद नहीं है। तो मेरा मतलब करियर बर्बाद हुआ, मेरी लाइफ ऐसे धोखे से शादी करके ये सब हुआ। मुझे उसका भी बुरा नहीं लगा, बुरा बस इसी बात का लगा कि किसी ने वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो एक बहू की होनी चाहिए, एक बीवी की होनी चाहिए। अब तो मेरे पति अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि बुरे हैं, अब वो मेरे साथ अच्छे से रहते हैं। जब से वो बीमार हुए ना, उनको पता लग गया यही है, देख रही है, तो अब वो मेरे साथ सही से रहते हैं और अब लाइफ ट्रैक पे भी है, सही है। बस यही है कि अब पैसा कमाना है, मतलब और वैसा कुछ है नहीं कि मतलब लाइफ में कोई वैसा हो, बाकियों से मुझे अब मतलब नहीं, जिसने दुख देने थे दे दिए। बस ये है। एक चीज़ कहना चाहूँगी, लड़कियाँ कभी भी शादी करें ना, पता है क्या, मैं भी बहुत बोलती थी कि शादी करूँगी तो मतलब लड़के में हर चीज़ पता करूँगी, ऐसा ऐसा। मैं तो आज तक शादी के बाद घूमने तक नहीं गई हूँ। जो मैंने 50-60 साल की, 55 साल की औरतों को देखा है बोलते हुए, मेरी मम्मी के ज़माने की, वो बोलती है कि हम घूमने भी नहीं गए उस टाइम पे, जैसे हनीमून पे बोलते हैं ना, तो वो बोलते हैं हम घूमने भी नहीं गए। अब तो वो सारे जहान घूम गए हैं। मैं तो आज तक कहीं बाहर देखा ही नहीं है घूमने के लिए। हरिद्वार में रह रही, इसलिए हरिद्वार व्लॉग बनाने की वजह से हरिद्वार में घूमे हैं, इसके अलावा मेरे को कहीं घुमाने नहीं ले गए। अपने ये जैसे बोलते हैं कि हनीमून पे जाते हैं लोग, कुल्लू मनाली जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। मेरे भी बहुत सपने थे, मुझे तो ऊटी के सपने दिखाए थे कि ऊटी जाएंगे। मेरे ससुर से ने बोला था ऊटी चाहिए तो वहाँ, ठीक है। लेकिन सो किसी को भी कभी बड़े बड़े सपने मत दिखाओ, किसी की बेटी के साथ कभी भी धोखे से शादी मत करो। अगर तुम्हारे पास नहीं है ना तो रहने दो, लेकिन हाँ सच बोल दो। अगर सच बोल के वो आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कुंवारे रह लो, लेकिन किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करो। क्योंकि एक लड़की को ना उसके माँ बाप बहुत नाजों से पालते हैं, उसके साथ कभी कुछ गलत मत करो, बस यही कहना चाहूँगी। तो ये है मेरी कहानी का 10% हिस्सा जो मैं शेयर करना चाहती थी। सो बस, इसके अलावा 90% ऐसा है जो मैं नहीं बोलना चाहती, और 10% हिस्सा ये ऐसा है जिसमें कि मतलब लड़कियों के साथ कभी धोखा मत करो, जैसा है ठीक है। पर अब ठीक है, अब मेरी लाइफ ऐसा है कि ट्रैक पे है, पति सही है मेरे साथ, मेरे पति सही है, तो बाकियों से बाकी कोई है ही नहीं, मतलब ही क्या, लेकिन पति मेरे साथ मेरे सही है। और ससुराल में भी मतलब जो वो आशा बुआ हो रहे हैं, वो दादी हैं, ये सब मतलब दादियाँ भी अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब भी, वो तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। जो दादी थी मैंने दिखाया था ना, तो दादी है वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे को कभी मतलब पराया माना ही नहीं, मेरे को बहुत अच्छे से रखा है जब भी मिली है। तो अब सब ऐसा कुछ नहीं है, अब हो रहा है सब कुछ सही, लेकिन बहुत कुछ सहने के बाद सब कुछ सही हो रहा है। पर मुझे वो इज्जत, वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। तो बस यही था। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी भी किसी के भी उसमें आके, भरोसे में आके शादी मत करना। शादी तभी करना जब तुम पूरे अच्छे से किसी को देख लो, अच्छे से सब कुछ हो, बाकी तो तब तुम्हारी किस्मत है, किस्मत तो बाद में होती है, पहले खुद अच्छे से देख लो तब। सो यही था मेरी कहानी का हिस्सा। सो कैसा लगा आप सभी को तो
ये मेरे कान्हा जी जिन्होंने मेरी लाइफ बना दी। ये मेरी किताबें हैं, अब इनका कोई फ़ायदा नहीं, मैं सब भूल गई, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सीखा तो बहुत कुछ था, सब भूल गई। चिनको कहाँ गया? चिनको कहाँ है मम्मी? वो कहाँ है बुट? क्या बाहर ले गए पापा? अच्छा चराने के लिए ले गए। चावल बना लूँ क्या अब? टाइम। सो गाइस यही थी मेरी कहानी, मतलब 10%। सो अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। सो यही थी मेरी कहानी और बस इतना ही कहना चाहूँगी। ऐसा ऐसा होता है लाइफ में, बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन मुझे पैसे से मतलब नहीं है कि पैसा है या नहीं है, कोई बात नहीं। बस मेरे को अब यह है कि मेरे पति मेरे साथ सही है और बाकी ससुराल में तो मेन सास ससुर तो है नहीं और दादी सास दादा ससुर भी नहीं है, जो मेन होते हैं वो तो है नहीं। तो बाकी उससे अब ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को किसी से कोई शिकायत भी नहीं है। बस यह है कि ऐसा कुछ सह के तब जाके लाइफ कभी वो होती है। तो मैं ना प्रेमानंद महाराज जी का वो बहुत सुनती हूँ। सो मेरे को ये है कि मैं उनकी बातें सुनती हूँ, तो वही मेरे को ये था कि ये मेरा पहले का कोई कर्म रहा होगा, वरना हम तो ऐसे थे ही नहीं कि किसी के भी बहकावे में आके वो कर लें। लेकिन कहते हैं ना, जब जिसका जो होना होता है तो वो होता ही है। सो ये मेरा पहले का कोई बहुत पाप रहा होगा, बहुत बुरा कर्म रहा होगा जो कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ। सो इसमें मैं किसी को भी दोष नहीं दूँगी, ये मेरे ही बुरे कर्मों की सज़ा है, जो मेरे ही बुरे कर्म रहे होंगे, तो उसकी वजह से मुझे इतना सब कुछ सहना पड़ा। अभी भी है बहुत कुछ सहने को, लेकिन अब क्या है कि ठीक है, अब मुझे आदत हो गई है, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब बस ये है कि हमारे पास पैसों का थोड़ा हुआ है, लेकिन पैसों से भी कुछ नहीं, क्योंकि पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर इंसान तुम्हारे साथ सही है ना तो सब कुछ है। अब मेरे लिए ये है, मेरे साथ मेरे शिव जी हैं, मेरा कान्हा मेरे साथ है, ठीक है, मेरे मम्मी पापा, मेन चीज़ इंसान, मम्मी पापा मेरे साथ हैं, जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं, अपना खा रहे पी रहे। उनके पास मेरे को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, भगवान से भी बढ़कर सब अच्छा है मतलब उनके साथ। और पति भी मेरे अब ठीक है, जैसे भी हैं, अपना ही पति है। सो मेरे लिए अच्छे हैं, ठीक है, जैसे भी है अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बस ये है कि उनमें थोड़ा वो शरीफ हैं इस चीज़ से कि मतलब कोई उन्हें कुछ कह दे तो वो वही मान जाते हैं, उन अपना वो नहीं करते। ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं, और बाकी ठीक है सब कुछ। अब ऐसा कुछ नहीं है, स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है। सो स्ट्रगल के बाद ही लाइफ थोड़ी सही होती है, तो ऐसा ऐसा होता है। बट अब पैसे की भी कोई वो नहीं है, क्योंकि अब तो मैं भी जॉब करूँगी। अब तो गर्मी आ रही है ना, तो अब तो कर सकती हूँ, वो अपना ध्यान रखेंगे, करनी पड़ेगी जॉब। बाकी सुबह शाम मैं काम कर ही देती हूँ, तो जॉब भी कर सकती हूँ, तो अब मैं जॉब करूँगी और दोनों कमाएंगे और बाकी सब कुछ अपना सही करेंगे। बाकी अब पैसे का भी कुछ वो नहीं है, ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा के पास है नहीं, वो है पर मैं लेती नहीं हूँ। क्यों लेना भाई, अपना हाथ पैर है। मम्मी पापा भी यही कहते हैं, अगर तुझे रहना है रिश्ते में रहो, नहीं रहना कोई बात नहीं, भगवान ने हाथ पैर दिए, कमाओ खाओ अच्छे से रहो, और हमारी मदद चाहिए वो भी लो। ऐसा नहीं उन्होंने कभी मना नहीं किया, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कि हम नहीं करेंगे हम नहीं देंगे। उन्होंने मेरे लिए सब कुछ रखा है, बट मैं नहीं लेती। अपना मेहनत करो, भगवान ने हाथ पैर दिए हैं, अगर तुम्हें कुछ नहीं भी आता ना तो भी हाथ पैर तो हैं, कुछ भी कर सकते हो काम, बस कमाओ पियो खाओ बस। मेरे लिए तो अब मैं शिव जी की भक्त हूँ। सो मेरे साथ वो है, अब मेरे को किसी चीज़ की वो नहीं है कि नहीं है कुछ, मेरे पास सब कुछ है भगवान की कृपा से। हाँ सो ठीक है गाइस, अब मैं चावल बनाती हूँ। देखो इंडक्शन में बनाती हूँ, चूल्हा क्योंकि चावल ही चावल बनाने हैं। अभी हमने सुबह ही वो बनाया, अभी बनाया मतलब थोड़ी देर पहले छाछ बनाई थी ना पापा ने, थोड़ी सी दही थी तो उसकी छाछ बनाई। सो उसका वो किया, मैं आई थी ना तो इसलिए बनाया पापा ने कि छाछ मिलेगी। मैं बोल रही थी कब से छाछ पीऊँगी, गाँव की छाछ बहुत टेस्टी होती है। सो अब ये वो क्या बोलते हैं उसको, खीरा होता है ना, कद्दू को उबाला, रात को ही उबाल दिया था उसको, और फिर उसका निकाला अंदर का और उसमें मिलाया, और वो मिलाया उसमें मसाला वगैरह सब कुछ, तड़का लगाया। वो नहीं बना रायता होता है खीरे का, उसका कद्दू का, तो वो बनाया बहुत टेस्टी। सो अभी बनाया वो। सो अभी हमने छाछ भी पी और अब मैं थोड़ा चावल बनाती, इंडक्शन में बनाती हूँ, है ना। ठीक है चलो। है गाइस, चलो अब कपड़ों की ताई लगाती हूँ मैं, ठीक है। मम्मी तो मीटिंग में गई है, अभी मम्मी शाम तक आएंगी। अभी मौसम चेंज हो गया, थोड़ा तूफ़ानी सा मौसम हो गया बाहर। मम्मी अभी गई है मीटिंग में, तो शाम तक आएगी, पापा और मैं घर पे। तो अभी हमने चाय पी। तो पहले सोचा अभी कपड़े ताई लगाती हूँ। और मैंने अपनी कहानी इसलिए बताई थोड़ी बहुत 10%, ताकि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा धोखा ना हो। मेरे साथ तो हुआ, वो तो पता है कि अपनी किस्मत होती है, अपनी किस्मत है या अपने बुरे पुराने कर्म होते हैं, जैसे भी अपने कर्मों की सज़ा होती है। लेकिन फिर भी हर कोई अलर्ट रहे, तो किसी के साथ भी ऐसा ना हो। और स्ट्रगल तो सबकी लाइफ में होता है, सो करना तो पड़ता ही है। सो अगर निभाओगे तो निभ जाएगा। और जो नहीं निभा पाते उनके अलग हो जाते हैं रिश्ते।
सो यही था मेरा मोटिव कि ताकि कोई भी किसी भी एक भी लड़की की लाइफ ऐसे बच पाए। सो क्योंकि आजकल होता है ना, लड़के लड़की प्यार करते हैं, किसी के भी मतलब लड़कों पे बहकावे में आ जाते हैं, और या लड़के, कोई लड़का भी होता है जो सच्चा प्यार करता है, सो ऐसे बहकावे में आ जाते हैं। तो ऐसे ही किसी पे भी भरोसा नहीं करना अंधा, सब कुछ सोच समझ के अच्छे से फिर करना। सो इसीलिए मैंने अपनी कहानी बताई। और लोग कहते हैं ना कि इतने समय कि हम ऐसे जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है लाइफ में, बहुत होता है। मैं भी तो पहले एकदम, मैं तो अपने घर में सबसे छोटी ही थी, ना जो से पाला पोला मतलब पाला मुझे, मैंने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया आज तक। सो और शादी के बाद एकदम से इतना कुछ हुआ है। सो बहुत कुछ मुझे भी वैसा लगा था, कई बार नौबत ऐसी आई थी कि अपने आप को कुछ कर दो, लेकिन तभी जैसे प्रेमानंद महाराज जी हो गए, ऐसे ही मैं बहुतों के वो सुनती थी। सो इसलिए स्ट्रगल किया, और देखो आज सब कुछ सही है और अच्छा भी है। लेकिन स्ट्रगल होता है लाइफ में, सो उससे कभी डरना नहीं चाहिए। सो यही मेरा मोटिव था बताने का। और एक ये मोटिव था कि किसी भी लड़की की लाइफ ऐसी ख़राब ना हो, ताकि हर कोई अलर्ट रहे। वैसे सब अलर्ट रहते हैं, मैं ही बेवकूफ़ बन गई थी बट कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी ना उस टाइम पे ना जब होना होता है ना जिसके साथ, तो फिर उस टाइम पे दिमाग काम नहीं करता। सो ऐसे मेरे साथ हुआ। तो आप भी अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें, है ना। बस ये मेरा मोटिव था, बाकी इसको कुछ गलत वे में मत लेना, है ना। मैं बस ये चाहती थी कभी भी किसी भी लड़की की लाइफ ख़राब ना हो, अब हर कोई अलर्ट रहे और अच्छे से। बाकी तो जैसे जिसके कर्म होता है वो तो होता ही है, पर अपनी तरफ से अलर्ट रहो, अच्छे से रहो। और स्ट्रगल की वजह से घबराओ मत कि परेशानी आए, परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। एक दिन, एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आता है कि जब सब कुछ ठीक ज़रूर होता है, क्योंकि जब भगवान साथ है तो कुछ गलत नहीं हो सकता, है ना। तो चलो कपड़ों की ताई लगाते हैं, है ना। मम्मी अभी मीटिंग में है, तो मम्मी आएगी, 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे मम्मी को मीटिंग में। आज मीटिंग है, गांव में होती रहती है ना मीटिंग, आज लेडीज़ों की मीटिंग है। सो ढोल भी बज रहा है, शायद किसी की शादी वगैरह हो रही है। गांव में नहीं, कहीं और हो रही होगी, गांव में होता तो। हमारे गांव में भी किसी का बच्चा हो रखा है। गाइस वैसे एक बात बताओ, गांव में ना मज़ा बहुत आता है, फैमिली के साथ रहो तो। अकेले में तो बहुत बुरा हाल है गांव में, डर लगता है बहुत। लेकिन फैमिली के साथ रहो ना, बहुत मज़ा आता है। जब तक मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते थे ना, दिल्ली में, तो मुझे दिल्ली बहुत पसंद था। जब से उन्होंने दिल्ली छोड़ा है, तब से मेरा मन नहीं लगता दिल्ली में, सच में मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि जहाँ फैमिली है खुशी वहीं मिलती है तो मेरा मन नहीं लगता। और मुझे हरिद्वार अच्छा लगता है, बस ये है कि हरिद्वार में थोड़ी सैलरी कम है। और एक एक चीज़ और है कि एजुकेशन भी अच्छी है, ऐसा नहीं है। बस हॉस्पिटल में जैसे किसी को बड़ी बीमारी लग जाए, तो इस चीज़ में प्रॉब्लम है कि अकेले मैं कहाँ कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। तो यही है। बट ये है, भगवान ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, हमेशा मेरा साथ निभाया है, हमेशा। सो अभी कपड़ों की ताई लगाते हैं, फिर अब शाम तो हो ही गई है। सो आज का व्लॉग थोड़ी देर बाद यही एंड करेंगे, रात को बस। आज कुछ नहीं, अब कल नई शुरुआत, कुछ स्पेशल देखते हैं क्या होता है कल। मैं आज तक कहीं घूमने नहीं गई शादी के बाद, तो सोचा था मम्मी यहाँ पे आई हूँ तो मम्मी और के साथ कहीं जाती हूँ घूमने। मंदिर तो अभी जा नहीं सकते अंदर, मतलब दिया बाती नहीं कर सकती, जा तो क्यों नहीं सकते हैं, हमारे में 1 साल तक नहीं जाते ना, दिया बाती नहीं करते, तो जा तो सकती हूँ। सो मैंने कहा कहीं घूमने चलते हैं, तो देखते हैं अगर प्लान बना कहीं को। ये बहुत इच्छा है यार, 4 साल से ऊपर हो गया मुझे, 5वां साल लग गया, मैं आज तक कहीं घूमने तक नहीं गई हूँ। क्यों होती है ना शादी के बाद इंजॉय करना लाइफ को, ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। सो पर अभी जैसे मेरे मम्मी पापा यहाँ रहते हैं तो मुझे यहीं अच्छा लगता है। मैंने देखा अपनी बहनों को, उनकी शादी होती है ना, तो उसके बाद वो लाइफ को एकदम, उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। स्ट्रगल मैंने किसी का नहीं देखा, मैंने अपनी मम्मी का ही देखा था, और अब मेरे साथ ही हुआ है ऐसा। मतलब मैंने नहीं देखा था अपनी लाइफ में किसी का शादी के बाद कि ऐसा कुछ होता है। सो मेरे लिए तो शादी एकदम वो थी कि बहुत ही अच्छी चीज़ होती होगी, लेकिन अब डर लगता है। पर अब इतना है कि अब मैंने ये सब कुछ झेला है, तो आगे मैं, जैसे कल को हमारा फ्यूचर में बेबी हुए, तो उनके साथ ऐसा ना हो। बाकी वो तो उनके जैसे उनके कर्म होंगे, उनकी किस्मत होगी, लेकिन उनके साथ ऐसा ना हो, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे, सच में।
सो इसलिए इसीलिए यही कारण है मैं यूट्यूब पे आई। मैं ना डिप्रेशन में चली गई थी बहुत बुरी तरह, जॉब भी छोड़ दी थी इनके चक्कर में सब कुछ। तो मेरे को बहुत डिप्रेशन हुआ। मैं स्कूल की पढ़ाई, मैंने इतना सब कुछ जो पढ़ा था, बहुत टैलेंटेड थी मैं, मल्टी टैलेंटेड। हाँ, इतना नहीं कि बड़ा मैंने कुछ किया हो, इंजीनियरिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ा बहुत अपने लेवल पे मैं अच्छी थी पढ़ने में और सही थी, इनसे तो काफ़ी अच्छी थी। सो मैंने सब कुछ मतलब करा वगैरह, तो इसलिए मैं डिप्रेशन में चली गई। इसी वजह से मैं यूट्यूब पे आई। तो मेरा यूट्यूब पे आने का कारण यही था कि मुझे ना थोड़ा थोड़ा करके रील बनाना अच्छा लगा। मुझे अच्छा लगता रील बनाना, तो उस वक्त मैं खाली भी रहती थी घर पे। सो मैंने रील बनाना शुरू किया, मुझे अच्छा लगा। सो एक अलग ही वो होता है ना कि उसमें तब सब कुछ भूल जाते हैं, कुछ मतलब अपना जो मैं अपने दुख थे ना, दुख दर्द जो भी थे, जो भी मैंने स्ट्रगल किया, वो सब मैं साइड रख के उसमें एक अलग ही इंजॉय करती हूँ। अभी भी मैं इंजॉय करती हूँ। मैं व्लॉग बनाती हूँ ये सब ना, और रील्स बनाती हूँ, तो वो मेरा अलग इंजॉय होता है। जब मैं ये जब करती हूँ ना, तो मेरे को कुछ याद नहीं रहता कि मैंने कुछ सहा या कुछ गलत हुआ या कुछ भी। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और मैं बहुत खुशी से जी रही हूँ। तो यही कारण है कि मैं यूट्यूब पे आई हूँ, और इसी वजह से मेरा यूट्यूब का ये चल रहा है। मुझे अच्छा लगता है। ये मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं करती, मेरे को बस अपनी खुशी मिलती है कि मैं सब कुछ भूल के एक अलग ही दुनिया में रहती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। कपड़ों की ताई लग गई है, अब बस मम्मी आ जाएगी, तो चाय तो हमने पी ली है, बाहर चलते हैं। तो दिया गेट, पापा जा रहे हैं भ्यूल काटने, मम्मी गई है मीटिंग में। सो पापा जा रहे हैं भ्यूल काटने, चलते हैं हम भी भ्यूल काटने। पापा काटेंगे, मैं टीपूंगी, ठीक है। नीचे नीचे चलते हैं। हाँ हाँ, हवा ही तो चल रही है, फुर फुर फुर, उससे हाथ पैर फट रहे हैं तब। नीचे जाऊँ मैं? अच्छा हाँ, ये वाला काटोगे? अच्छा हाँ, ये भी हमारा खेत है। यहाँ से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक पूरे हमारे खेत है। घर से, घर के ऊपर 2 है वो, एक येरा 3, एक उधर है, उधर मेरे चाचा उन्होंने घर बना लिया, वो भी हमारा ही है। इधर पेड़ का घास काटेंगे गायों के लिए, अब यही है उनका घास, और घास तो ला नहीं सकते अब जानवर बैठे हुए रास्ते में, अभी काटते हैं। और देखो पापा चले गए घास लेके ऊपर, मेरे पास इतना ही आया। पापा ऊपर गए घास लेके, काट लिया थोड़ा सा, बहुत है फिलहाल। ये भी हमारे खेत है, इधर सब खेत तो हमारे बहुत सारे हैं गांव में। सांस भूल गया ऊपर आते आते, मिष्टी आ गई। लो, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। ये क्या खा रहे हैं? मिष्टी क्या खा रहे हो? हड्डी खा रही है, पता नहीं कहाँ से लाई। चलो अभी तुम्हें भी देंगे घास, रुक जाओ, तुम्हें भी मिलेगा। वो देखो तुम्हारे लिए घास आ गया, डाल दिया। ये खा रहा है इतना सा, तब इसमें से खा लेगा। और एक वो भी खाएगा, और वो नंदी है, और ये भी खा रहे हैं। ये दूध देती है ना, तो इसको ज़्यादा ज़रूरत है हरे पत्तों की। वो तो चर के आ गया, वो गया था दूर जंगल में, तो उसको भी दिया है पापा ने। और वो लड़का है ना, ये लड़की है, लड़की को ज़्यादा ज़रूरत है। ये देखो, ये देखो। पापा कहाँ गए? पापा कहाँ गए आप? अंदर आओ। अच्छा ठीक है, बस हो गया इनका घास, अब रात को खाएंगे बाकी।
घास काट के पापा ने काटा। बस अब मिष्टी को बांधते हैं। देखो पापा कैसे बांधेंगे उसको चुपके से, नहीं तो भाग जाती है। देखो हाँ, अभी देखना, देखो भाग गई भाग गई भाग गई नहीं आई ना हाथ में। Thank you.